एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे एमसी उस लेया से पूछता है कि आखिरकार उस समय पर हुआ तो हुआ क्या था। तभी लेया उसे बताने लगते कि एक्चुअली में जिस दिन में तुमसे मिली थी और वो हमारा मिशन वापस कंप्लीट होने के बाद हम लोग सेपरेटली वहां पर जाने में लगे हुए थे, लेकिन तभी अचानक से एक बंदा आता है जो कि हुडी पहना था और उसने हमसे एक कॉफिन को ट्रांसफर करने के लिए एक रिक्वेस्ट की। वो एक मिस्टीरियस रिक्वेस्टर था जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था। और उसमें ये भी खबर हमें मिली थी कि ये जो कॉफिन बॉक्स है वो ब्लैक किंगडम से चुराया गया था। हमने उस बंदे से ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे क्योंकि हम लोग मर्सनरीज है और हमारा जॉब सिर्फ वही करना है जो कि हमारे कस्टमर कहते हैं। और हमें उनके द्वारा ये भी वार्न कर दिया गया था कि इस मिशन के दौरान कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए था और कई सारे लोग तुम पर अटैक भी करने की कोशिश करेंगे। और भले हम तुम्हारे विलेज पर ही क्यों ना पहुंच गए थे मिशन को करते करते, लेकिन हमने अपने गार्ड को अभी भी डाउन नहीं होने दिया। और उस वक्त में स्काउटिंग की इंचार्ज थी। अब अपने ओरिजिनल ग्रुप से उस वक्त में बहुत ज्यादा दूर होने के कारण उनसे ज्यादा बातचीत नहीं कर पाई और मिल नहीं पाई। और आगे चलकर मैं देखने में लगी थी कहीं कोई हम पर अटैक तो नहीं करने वाला। और उसी वक्त पर वो एक्सीडेंट हुआ था। मे बी शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इस कॉफिन का जो गार्ड इंचार्ज था उसके मन में थोड़ा क्यूरियोसिटी आ सकती है या फिर लालच आ गया था और उसी लालच के कारण उस बंदे ने उस कॉफिन को वहां पर खोल दिया। लेकिन जब उसने उस कॉफिन को खोला तो उसमें से अभी तरीके की रोशनी निकल पड़ती, जिसको देखने के बाद सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते। और जब दूर से ये सब कुछ मैं देखने में लगी हुई थी तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोशनी कहाँ से आ रही है। और इतने में मैं कुछ समझ पाती है, वहां जाकर पता लगाने के लिए मैं जब गई तो मैंने जो देखा वो काफी तो भयानक था। वहां के सभी लोग ऑलरेडी स्केलेटस में बदल चुके थे और कोई भी ऐसा बंदा नहीं था, एक सिंगल पर्सन भी जिंदा वहां पर नहीं बचा था और सभी के सभी लोग मारे गए। और फिर उसको देखने के बाद, इतना भयानक मंजर देखने के बाद मेरी बिल्कुल भी ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वापस लौट कर वहां पर देख सकूं। इसलिए मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए वहां से भाग गई और अपने रिक्वेस्टर को मैंने सारी की सारी सिचुएशन को समझा दिया। और जिस टाइम पर उस बंदे ने किसी बंदे को वहां पर चेकअप करने के लिए भेजा तब उसने बताया कि वो कॉफिन ऑलरेडी खाली पड़ा था। और उस वक्त जो हमारा रिक्वेस्टर था उसने बस साय किया और वो वहां से चला गया बिना कुछ कहे। और तब से मैंने उस इवेंट को भुलाने में नाकामयाब रहूंगा, बिल्कुल भी नहीं भुला पा रही। वो काफी भयानक मंजर था मेरे लिए। ये सारी की सारी बातें जब हमारा एमसी सुनता है तो वो काफी शॉक हो जाता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए कॉफिन ये डेफिनेटली बटरफ्लाई के बारे में बात करने में लगे हुए हैं। तभी लेया अपने आप को होश में लाती है और उससे कहने लगती है खैर इस बारे में भूल जाओ, अब मुझे इसके बारे में और नहीं ज्यादा सोचना। तुम बताओ सुलाइम, आखिरकार तुम्हारा जो नया आइडिया है उसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करो। तभी एमसी थोड़ा घबरा सा है, फिर होश में आकर उससे बताने लगता है कि वाकई में जो इंश्योरेंस कंपनी है जो मैं क्रिएट करने वाला हूँ वो वाकई में वर्थ है ट्राई करने के लिए। ये बात सुनने के बाद लेया हंसने लगती है और उससे कहने लगती है कि जो मर्सनरी की लाइफ होती है वो हमेशा खतरों से भरी रहती है। अगर तुम इंश्योरेंस कंपनी उनके लिए खोल देते हो तो मैं डेफिनेटली तुम्हें सपोर्ट करूंगी, तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और अब मैं जल्दी से जाकर गिल्ड पर जाती हूँ और हमारा जो मिशन है उसे रिपोर्ट कर आती हूँ। अगर फ्यूचर में कुछ भी तरीके की कोई भी जरूरत पड़ती है तो तुम मुझ पर आकर पहुंच सकते हो, मैं तुम्हारी कोई भी मदद करूंगी। ये सारी की सारी घटना सुनने के बाद जैसे ही वो लड़की वहां से जाने लगती है मिस लेया, तो हमारे अंकल उसको देखने के बाद कहने लगते हैं कि आखिरकार जरा इसे देखो तो जाए कितनी ज्यादा थिक लेडी है, आई मीन कतई बवाल। तभी हमारा एमसी उनको मूड को ठंडा करता है, शांत करता है और उससे कहने लगता है कि एनीवे हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल रहा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने मेरी यहाँ पर बहुत ज्यादा मदद की है। तभी अंकल जी उससे कहने लगते हैं कि जब तक मैं अपने बॉस की मदद कर सकता हूँ तो हमें उसमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। और हमारी लिटिल एल्फ भी बिल्कुल यही कहती है और इस बात से एग्री होती है। इस बात को सुनने के बाद हमारा एमसी और भी ज्यादा जोश में आ जाता है और उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है ऑफिशियली यहाँ पर स्टार्ट होता है, हमारी इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर स्टार्ट होती है। उसके बाद हमें एक मंथ बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी के सभी वर्कर्स उसके एक जगह पर बैठे होते हैं और एमसी सभी से कहने में लगा होता है कि सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमारे साथ काम करने को चूज किया है। अब नेक्स्ट मैं आप सभी को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आखिरकार हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कैसे पैसे बनाएगी। और तभी भी बताता है कि यहाँ पर दो रास्ते हैं कि कोई इंश्योरेंस कंपनी किस तरीके से पैसा कमाती है। पहले तो इंश्योरेंस क्लेम से। सबसे पहले तो हम अपने कस्टमर के बारे में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा डिटेल्स इकट्ठी करते हैं और उस डेटा के हिसाब से हम उन्हें सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे और इंश्योरेंस प्लान प्रोवाइड करवाएंगे। और दूसरा तरह का हमारे पास ऐसे है कि हम लोग इंश्योरेंस फी को इन्वेस्ट करें। जब तक हमारे इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रेटजी है वो काफी ज्यादा बेटर रहेगी तो हमने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है उसे हम डबल कमा सकते हैं। ये बात सुनने के बाद अंकल जी उससे कहने लगते हैं क्या इसीलिए तुम वो मिशन करने में लगे हुए थे ताकि तुम और डाटा जितना ज्यादा हो सके उतना इकट्ठा कर सको। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि जी हाँ, मैंने बिल्कुल सही कहा। हम लोग वहां पर अपने सबसे पहला हमारा जो टारगेट है वो कोई और नहीं बल्कि मर्सनरीज होने वाले हैं, हमारा फर्स्ट टारगेट मार्केट में। और सिर्फ इतना ही नहीं, लास्ट मंथ के दौरान मैंने ऐसे लोगों के बारे में भी डाटा इकट्ठा किया है जो कि इंजर्ड थे या फिर मर गए थे और 5 सालों तक का डाटा इकट्ठा कर लिया है। यहाँ तक कि जो मैनेजर मर्सनरी गिल्ड में काम करता है उस तक का डाटा इकट्ठा कर लिया मैंने, क्योंकि पर्टिकुलर बंदे की जो डेथ है वो एक सेंसिटिव टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं सिर्फ कंपनी की थोड़ी बहुत डिटेल्स आपके पास शेयर करने वाला हूँ। और जहाँ तक मेरे एनालिसिस के अनुसार जो इंजरीज और डेथ रेट के हिसाब से जो मर्सनरी ग्रुप में होती गिल्ड में होती है तो हमें उनके लिए 2 प्लान्स
बनाने पड़ेंगे। एक्सीडेंटल डेथ और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, यहाँ पर वो कुछ भी मूव नहीं कर पाता या फिर अपने इस मर्सनरी वर्क को कंटिन्यू नहीं कर सकता। और बी क्लास के मर्सनरी के अनुसार यहाँ का जो डेथ रेट है वो सिर्फ और सिर्फ 1% है पर पर्सन के हिसाब से, पर मिशन के हिसाब से, और 2% या फिर 2% तो डिसेबल्ड रेट होती है और 15% इंजर्ड रेट होती है टाइम ज्यादातर देखा जाए तो। अगर वह लोग हमारा प्लान खरीद लेते हैं और वह वहां पर मारे जाते हैं तो उनके जितने भी कोई भी रिश्तेदार या फिर उनके फैमिली मेंबर्स होंगे उन्हें 100 गोल्ड कॉइन्स मिल जाएंगे। अगर वो परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाते हैं तो हम उन्हें 60 गोल्ड कॉइन देंगे, और जो छोटे बहुत चोट लगती है उन्हें मतलब थोड़ा बहुत ठीक हो जाएंगे उन्हें हम लोग 10 गोल्ड कॉइन्स देंगे। और अगर वो कंप्लीटली सेफ आ जाते हैं तो हमें बिल्कुल भी कुछ भी देने की जरूरत नहीं है उन लोगों को, क्योंकि हमारा जो सैंपल साइज है वो हमारे लिए इतना काफी होगा कि हम लोग उनकी जो पे आउट है हम स्मॉल अमाउंट में कर सकते हैं। और इस बात के लिए हम लोग उन मर्सनरी जितनी भी हमारा प्लान लेंगे उन्हें हम 5 गोल्ड पर मिशन के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं, या फिर हम 45 गोल्ड कॉइन 10 सेट के हिसाब से कर सकते हैं। ये बात सुनने के बाद अंकल उससे कहने लगता है कि आखिरकार हम लोग इस तरीके से मनी कैसे कमाएंगे, पैसा कैसे कमाएंगे। तभी हमारा एमसी उसे कैलकुलेशन करके दिखाता है और समझाता है कि किस तरीके से अगर हमारे 100 से ज्यादा लोग भी अगर हमारा प्लान खरीद लेते हैं तो हमारे पास 500 गोल्ड कॉइन्स हो लेंगे। अगर उसमें से मान के चलो अगर किस तरीके से हर्ट हो जाता है, डिसेबल हो जाते हैं, तो उनमें से ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मान के चलो तो 370 गोल्ड कॉइन्स वहाँ पे वेस्ट होंगे, अगर उन्हें देने पड़ेंगे। और हमारे पास का प्रॉफिट कितना होगा, 130 गोल्ड कॉइन का। हम जितने ज्यादा इंश्योरेंस सेल करेंगे उतना ज्यादा हमारा बिजनेस का जो मॉडल है वो और भी ज्यादा स्टेबल बनता जाएगा। और इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा है कि जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा इंश्योरेंस को सेल करना। ये बात सुनने के बाद हमारी एल्फ उससे पूछने लगती है कि बॉस अगर हमारे जो पैसे बच रहे हैं उसका जो इन्वेस्टमेंट पोर्शन है उसके बारे में क्या सोचा है आपने। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि जो इन्वेस्टिंग है हम उन फंड को यूज करने वाले हैं वो हमारी प्राइमरी सोर्स होगा पैसा कमाने का। मैं अभी भी इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने में लगा हुआ कि आखिरकार हमें इन्वेस्टर पोर्शन कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अभी के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस सेल करने पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम इन्हें सेल करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लॉजिक काम नहीं करने वाला। हमें ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जिनका हाई परफॉर्मेंस हो सेल्स में, जो कि मर्सनरीज को इंश्योरेंस सेल कर सके। और तभी हमारा एमसी अंकल से कहने लगता है कि अंकल मेरी बात ध्यान सुनो, मैं आपको इसका एचआर पोजीशन देने वाला हूँ इंश्योरेंस कंपनी की, तो जितना ज्यादा हो सके हमारा जो फर्स्ट बैच आने वाला है सेल्समैन का उसे आप हायर करोगे। और अंकल ये बात सुनने के बाद एग्री भी हो जाता है। तभी एमसी उसे कहता है इतना बताने के बाद जो सेल्समैन है वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उन्हें काफी ज्यादा एक्सट्रीमली चार्मिस्टिक होना चाहिए और स्मार्ट होना चाहिए, तो किसी को भी अपना इंश्योरेंस बेच सके। और मैं उनकी सैलरी को भी एडजस्ट करने वाला हूँ। इनकी बेसिक सैलरी देखा जाए तो वो काफी ज्यादा लोअर होने वाली है, लेकिन जैसे जैसे वो ज्यादा से ज्यादा पैकेजेस बेचेंगे उसके हिसाब से उन्हें कमीशन रिसीव होता जाएगा। और मैं इस तरीके की टेक्टिक का इस्तेमाल करने वाला हूँ पॉजिटिव तरीके से सिर्फ जॉब को प्रमोट करने के लिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर मैं खत्म करता हूँ, और अगर किसी के क्वेश्चन है तो वो मुझसे जाकर पूछ सकते हैं। तभी अंकल जी उससे पूछने लगते हैं कि बॉस अगर हमें उन सेल्समैन को हैंड करने के लिए कब से स्टार्ट करना चाहिए। तभी हमसे कहने लगता है कि जैसे हमारी मीटिंग यहाँ पर खत्म होती है तुम स्टार्ट कर सकते हो रिक्रूटमेंट का सिस्टम। वहीं पर उनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस थोड़ी देर बाद वहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं अंकल जी। और सभी के सभी लोग वहाँ पर रिक्रूटमेंट का जो इंटरव्यू देने के लिए आते हैं उनमें से कुछ लोग आपस में कह रहे होते हैं कि यहाँ पर कई सारे एप्लीकेंट है जो कि आए हुए हैं, आखिरकार किस तरीके का बिजनेस चलने में लगा हुआ है, किस तरीके की जॉब है यहाँ पर। दूसरा बंदा उसको बात को सुनते हुए कहने लगता है कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से किसी तरीके के कुछ सामान बेचने के लिए है ये जॉब। मैंने सुना है कि जो बॉस है इस कंपनी का वो फेंगलियो सिटी का जीनियस मर्चेंट है। अब जबकि यहाँ पर उसने नई कंपनी स्टार्ट कर ली है तो मे बी अगर हम लोग उसके अंडर में काम करते तो हम अमीर जरूर बन जाएंगे। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि मैं भी इस बात को लेकर अभी भी चिंता में हूँ कि कहीं लास्ट टाइम की तरह फिर से ना हो जाए। ये बात सुनने के बाद हमें अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर वो इंटरव्यू कर रहे होते, और तभी इंटरव्यू देने के लिए आती है एक छोटी सी बच्ची और उससे कहने लगते कि हेलो ब्रदर अंकल जी मेरा नाम योमी है। और एमसी इसको देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा यंग है अभी। और उससे पूछने लगता है कि योमी आखिरकार तुम मुझे ये बताओ तुम अभी इंश्योरेंस सेल क्यों करना चाहती हो, क्यों बनना चाहती हो। तभी योमी उससे कहने लगती है क्योंकि मैंने जो सिमिलर जॉब्स है वो पहले कर रखे हैं और मुझे इस फील्ड में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुमने क्या बेचा है। तभी योमी के इससे कहने लगती है कि मैंने दूध बेचा है, दूध। और अपने प्रोडक्ट को वहां पर प्रमोट करते हुए कहने लगती है कि ये जो मिल्क आया है वो मेरे फैमिली की काउ से आया है और टॉप क्वालिटी और काफी ज्यादा न्यूट्रिशन वाला है, और मैं इतनी ज्यादा क्यूट इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपने उस काउ का दूध पीती रहती हूँ। कैसा लगेगा कि अगर आप 2 बोतल खरीद ले तो। ये बात सुनने के बाद अंकल भी कतई शौक हो जाते हैं और एमजी शौक होने के बाद उससे कहने लगता है कि तुम आखिरकार अपना सामान मुझे बेचने के बारे में सोच रही हो। वाओ, अब मैं तुम्हें समझ चुका हूँ कि बेसिकली आखिरकार तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो सामान बेचने में, इसलिए मैं तुम्हें हायर कर लेता हूँ। ये बात सुनने के बाद ये यूमी काफी तो खुश हो जाती है और खुशी के मारे कतई बौखला जाती है, और हमारा एमसी भी बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है ये बात जानने के बाद। तभी दूसरा बंदा आता है और कहने लगता है कि मैं इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आया।
ये देखने के बाद एमसी पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे लेग क्यों क्या हो गया। तभी वो बताने लगता है कि मैं गार्ड हुआ करता था सिक्योरिटी, लेकिन मेरे पैरों में किसी ने एरो मार दिया जिससे कि मेरी डिसेबिलिटी हो गई। ये बात देखने के बाद एमसी उससे क्या लगता है कि अगर तुम चल नहीं सकते ठीक से तो मुझे ही लगता है कि जॉब के लिए तुम सुटेबल होगे सही तरीके से, क्योंकि सेल्स करने के लिए तुम्हें इधर उधर जाना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद वो बंदा क्या लगता है कि ये बात तो सच है, अभी के लिए माफी चाहूंगा आपका समय बर्बाद करने के लिए। तभी एक और नमूना आता है और उससे क्या लगता है कि मैं यहाँ पर सेल्समैन की जॉब करने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं एक आर्टिस्ट हूँ। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे क्या लगता है कि आर्टिस्ट, आखिरकार तुम्हारा कोई ऐसा फेमस प्रोडक्ट है जो आपने मतलब कुछ जनरेट किया है कोई। ये बात सुनने के बाद उस आर्टिस्ट की ये बात दिल पर लग जाती है और उससे क्या लगता है कि मैंने कई सारे आउटस्टैंडिंग पीसेस बनाए हैं, लेकिन कोई भी उनको देखना ही नहीं चाहता, मेरी क्रिएटिविटी को समझ ही नहीं पा रहा है कोई। ये बात सुनने के बाद एमसी से पता तो जाता है और उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो अगर तुम दिखा सकते हो कि तुमने क्या बनाया है, और तभी वो उससे उसकी बुक ले लेता। लेकिन जब हमें उसका प्रोडक्ट दिखाया जाता है, उसका आर्ट दिखाई जाती है, उसको देखने के बाद मैं तो कुछ शौक हो ही गया और हमारे अंकल जी और एमसी भी कभी शौक हो जाते हैं और हमारे व्यूअर्स भी। तभी एमसी उसकी बुक लौटाकर उससे क्या लगता है कि इस तरह की आर्ट को हम लोग अप्रिशिएट नहीं कर सकते, और उस बंदे को इतना बुरा लग जाता है और क्या लगता है कितनी डिसअपॉइंट वाली बात है। अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम सभी के सभी लोग बस कुछ भी नहीं जानते आर्ट के बारे में। मैं वाकई में यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं कभी भी नहीं आने वाला यहाँ पर, और तुम जैसे लोगों के साथ तो मैं बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। और हमारा एमसी उसको देखने के बाद उसका मुंह खराब हो जाता है। तभी नेक्स्ट बंदा आता है और अपनी सेल्समैन की पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने के लिए। तभी अंकल जी उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा एनर्जी से भरे हुए लगने में लगे हुए हो, आखिरकार तुम इस तरीके का वर्क क्यों करना चाहते हो, इससे पहले तुमने क्या वर्क किया वगैरह वगैरह। ये बात सुनने के बाद वो बंदा कहने लगता है कि मैंने एक्चुअली में कोई भी सेल्स जैसा काम तो नहीं किया है, लेकिन फ्लेयर्स का हैंडल करने का मैंने बहुत एक्सपीरियंस है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं समय के साथ साथ बहुत ज्यादा तेजी से सीखता रहता हूँ, तो इसलिए मुझे कोई भी डर नहीं है अगर मैं स्ट्रेंजर से जाकर बात करूँ तो। और ये जॉब के लिए ये चीज काफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए मैंने इसमें अप्लाई किया। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे क्या लगता है कि तुम्हारी एनर्जी और तुम कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड और अच्छे तरीके से बात करते हो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, तो मैं हमने हायर कर लिया। ये बात सुनकर वो बंदा भी खुश हो जाता है और इस तरीके से इंटरव्यू लेते लेते शाम हो जाती है। तभी जितने भी इंटरव्यू में पास हुए होते हैं उन्हें एक जगह पर इकट्ठा करने के बाद हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन हो आपको न्यू जॉब के लिए, अब सभी के सभी हमारी कंपनी में न्यू कमर्स हो, और 3 दिन के बाद हम लोग हमारे इस मतलब 3 दिन के अंदर अंदर मैं तुम्हें सारी की सारी सेलिंग इंश्योरेंस की टेक्निक सिखाने वाला हूँ, और तुम सभी के सभी लेके इस ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाना। और एक बार हम तुम्हारी सभी के सभी ट्रेनिंग को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा जो टारगेट होने वाला है सेल्स करने के लिए इंश्योरेंस को, वो और कोई नहीं बल्कि मर्सनरी गिल्ड होने वाला है, जहां पर तुम्हारी जॉब रहेगी सबसे पहले। फिर उसके बाद उनकी 3 दिन की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और 3 दिन की ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद उन सभी की जो स्किल्स होती है वो पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और मुझे इनके बारे में ये भी पता चला कि इन तीनों के अंदर आज उनकी खुद की कुछ एबिलिटीज है। सबसे पहले तो आते हैं वो स्मार्ट अंकल। जब वे सेल्स करते हैं तो वो हर बात के लिए लॉजिकल तरीके से बात करते हैं। तभी वो एक गार्ड को अप्रोच करते हैं, उससे क्या लगता है कि हेलो मेरे फ्रेंड, क्या मैं तुम्हारा थोड़ा सा टाइम ले सकता हूँ। वो गार्ड कहता है कि हाँ बताओ क्या हुआ, और वो अपने इंट्रोड्यूस करता है कि मैं यहाँ पर इंश्योरेंस एजेंट हूँ। एक दूसरी तरफ हमारा अंकल जी उससे पूछ रहे होते हैं, दूसरे वाले ओरिजिनल वाले जो ओल्ड वाले अंकल है वो हमारे हमसे पूछ रहे होते हैं, बॉस अगर हम दोनों को आप अंकल बोल के कहोगे तो हमें कंफ्यूजिंग नहीं होगी। भाई हुई ना कंफ्यूजिंग, मुझे भी हुई थी। तभी एमसी उससे क्या लगता है कि मुझे अभी याद आया कि इसका जो नेम था उसने अपना नाम यूए वन बताया था। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड उससे क्या लगता है कि इंश्योरेंस आखिरकार यह क्या चीज है। तभी अंकल यूए वन उससे क्या लगता है कि बेसिकली देखा जाए जो मर्सनरीज हैं वो अपनी जिंदगी को दाव पर लगाते रहते हैं, इसलिए हम उनके थोड़े से पैसे चार्ज करने के बाद उनके लिए इंश्योरेंस प्लान लेकर आए हैं। अगर तुम्हें थोड़े भी एक्सीडेंट होता है अपने वर्क के दौरान या फिर तुम्हें कुछ भी हो जाता है तो तुम्हारा जो इंश्योरेंस का पेमेंट रहेगा, जो पैसा रहेगा, वो तुम्हारी फैमिली तक पहुंचा दिया जाएगा। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि जो इंश्योरेंस का काम, जो मर्सनरीज का काम होता है वो कितना ज्यादा खतरनाक है और डेंजरस है, इसलिए तुम्हारा जो इंश्योरेंस है वो तुम्हारी फैमिली के लिए थोड़े बहुत रिस्क को कम करने में मदद करेगा। ये बात सुनने के बाद सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाने लगता है उसमें, और उससे क्या लगता है कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा सीखने को मिला तुमसे, मैं इसके बारे में सोचकर तुम्हें बताऊंगा। तभी अंकल यूहान उससे क्या लगता है कि तुमसे सुनकर ये बात अच्छा लगा मुझे भी। दूसरी तरफ हमें उस बच्ची को दिखाया जाता है, उस लोली को, जिसका नाम योमी है, जहाँ पर हमारा एमसी उसके बारे में बताता है और क्या लगता है कि योमी काफी ज्यादा किसी ओल्ड चीफर की देखती जो भी किसी को भी स्कैम करने में कामयाब रहेगी। तभी योमी का एक पहला टारगेट रहता है ये बंदा, उसका जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहने लगती है, हे ब्रदर मर्सनरी, मेरा नाम योमी है। ये बात सुनने के बाद वो बंदा उससे कहने लगता है कि आखिरकार क्या हुआ लिटिल गर्ल। तभी योमी उससे कहने लगती है कि तुम काफी ज्यादा जाने पहचाने लग रहे हो, तुम बिल्कुल मेरे ब्रदर जैसे दिखते हो। ये बात सुनने के बाद ये बंदा चने के झाड़ पर चढ़ जाता है और उससे योमी कहने लगती है कि हम लोग जरूरी अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे, और वो अपना दूध उसे बेचने लगती है, जिसको देखकर वो खुश हो जाता है, उसका धन्यवाद देता है। जहाँ पर वो सीरियस चेहरा बनाते हैं उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, और जब इतना सीरियस वो योमी को देखता है तो वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है कि क्या हुआ। तभी योमी मुस्कुराती है और उससे कहने लगता है कि रिसेंटली मैंने इंश्योरेंस सेल करना चालू किया है, क्या तुम इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओगे। तभी वो बंदा उससे पूछने लगता है कि आखिरकार ये इंश्योरेंस ये क्या चीज है,
तभी योमी उसे पेपर देती है और उससे कहने लगती है कि आखिरकार मैं अपने ब्रदर को बिल्कुल भी किसी भी तरीके से एक्सीडेंट में नहीं देखना चाहती हूँ जब वर्किंग करे उस वक्त। तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगी कि आप इस इंश्योरेंस को खरीद लीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी चोट लग जाती है, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको इसके बदले में पैसे देगी और आपकी हीलिंग फी को भी कवर कर लेगी। ये बात सुनने के बाद वो बंदा एक्चुअली में काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है, इस सच बताऊं तो मैं जो इस वक्त जॉब करने में लगा हुआ वो इतनी ज्यादा डिफिकल्ट जॉब्स नहीं है, तो मैं इस वक्त इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेने में लगा हूँ जॉब का, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद योमी सीधे जाकर उस भाई से चिपकाई उस बंदे से जाकर चिपक जाती है, उसके हाथों को पकड़ लेती है और समझ जाओ किस पोजीशन में पकड़ लेती है और उससे कहने लगती है, हे ब्रदर क्या तुम वाकई में इसके बारे में नहीं लेना चाहते हो, सोचोगे भी नहीं इसके बारे में क्या? ये बात देखने के बाद वो बंदा कतई लाल पड़ जाता है, भाई लोली कौन है पूरा, क्योंकि जो योमी है वो सीधे जाकर उस बंदे के दिल पे वार करती है और उससे कहने लगती है कि भले ही वो मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन फिर भी मुझे आपके बारे में बहुत ज्यादा चिंता होने में लगी। अगर आपको चोट लग गई तो क्या होगा, अगर कोई स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर एक्सीडेंट हो गया आपका तो। इतना ज्यादा क्यूट देखता है तो बंदे के नाक तक खून निकलने लगता है, उसकी ट्रक साफ साफ दिख रही है भाई साहब लोलीकॉन, और वो तुरंत उसके इंश्योरेंस खरीदने के लिए तुरंत मान जाता है और योमी भी खुश हो जाती है और कहता है योमी का प्लान काम कर जाता है। और चिपकने के बाद हमारी योमी भी उसको छेड़ने के लिए उससे कहने लगती है कि अब हम लोग फ्रेंड बन चुके हैं, तो अब यहाँ पर बहुत सीक्रेट चीजें बात कर सकते हैं आपस में मिलकर। ये बात सुनने के बाद उस बंदे के तो पूरी तरीके से फ्यूज उड़ जाते हैं और जब ये बात हमारा एमजी सब कुछ देखता है तो वो चिल्लाते हैं, उससे क्या लगता है कि हमारा जो इस काम है इसमें इलिजिबल ट्रांजेक्शन जैसा कुछ भी मत करना, हम लोग प्रॉपर कंपनी है, प्रॉपर कंपनी, ठीक है? अब अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहने वाला। ये देखने के बाद वो बंदा कतई शॉक हो जाता है, योमी कतई छेड़ देती है उस बंदे को बुरी तरीके से। तभी हमें रेड हायर वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि इंश्योरेंस बेचने की कोशिश तो करता है, किसी भी को अप्रोच करने की कोशिश करता है, तो कोई भी उसके पास नहीं आता। ये सब जब हमारा एमजी देखता है तो काफी सरप्राइज होता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इसकी किस्मत वाकई में इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। तभी भी बंदा एक दूसरे बंदे को अप्रोच करने लगता है, भाई साहब ये कुछ जाना पता नहीं लग रहा, कमेंट करके जरूर बताना, मुझे तो जाना पता लग रहा है। जहाँ पर वो कहने लगता है कि आप यहाँ पर कुछ इंश्योरेंस खरीदना चाहोगे और डिटेल इन्फॉर्मेशन देने लगता है कि अगर चोट वोट लगती है तो पैसे वैसे मिलेगा ऐसे ऐसे, लेकिन वो बंदा अपना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता और उससे क्या लगता है खैर भूल जाओ इसके बारे में, मुझे इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जब उसे एक भी इंश्योरेंस नहीं बेच पाता वो बंदा काफी ज्यादा उदास हो जाता है। एमसीज को देखने के बाद मन में सोचता मैं क्या लगता है कि ये बंदा वाकई में ठीक कर रहा है। जब इसकी एक भी ट्रिक काम नहीं करती है इस रेड हेड वाले बंदे की, तो मन में सोचता क्या लगता है कि अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, मेरा तो इंश्योरेंस भी नहीं रहे। और इस कंपनी को स्टार्ट हुआ यानी कि इस वर्क को इनका स्टार्ट करते करते एक वीक गुजर जाता है। तभी एक वीक बाद इनकी रिपोर्ट आती है जहाँ पर हमारा एमसीज एक्सप्लेन करता है, उससे क्या लगता है एक वीक के हमारा जो वीक है पहला वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो एक्चुअली मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने जो हार्ड वर्क किया है। तभी अंकल यूएहान उससे कहने लगता है कि हमने तो बस वही काम किया है जिसके लिए हमें हायर किया गया है। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि अब मैं सभी की वीक की रिपोर्ट आप सभी को देना चाहूंगा, उसका रिजल्ट कैसा रहा। तो सबसे पहले आती है हमारी योमी जिसने टोटल मिलाकर 53 इंश्योरेंस प्लान को बेचा है। तुम काफी तो अच्छी तरीके से करने में लगी हुई, क्योंकि बात जाए जितने भी ज्यादा सेल्समैन है वो तुम्हारे बिल्कुल भी नजदीक नहीं आते। ये बात सुनने के बाद योमी कतई खुश हो जाती है। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे यू है जिन्होंने टोटल मिलाकर 27 प्लान को बेचा है। तभी अंकल जी कहने लगते हैं कि मैं इससे भी ज्यादा बेटर कर सकता हूँ। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि फाइनल नंबर पर आता है बंदा, लेकिन वो बंदा अपना सर झुकाकर उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 प्लान को ही बेच पाया। लेकिन हमारा एमसी उस बात से बिल्कुल भी उदास नहीं होता और उससे लगता है कि हमारा जो ओवरऑल रिजल्ट था वो लास्ट वीक का वो काफी ज्यादा अच्छा रहा, तो इसलिए मैं एक दिन की तुम्हें छुट्टी देना चाहूंगा, कैसा रहेगा? और हमारा एमसी उस रेड हेयर वाले बंदे को रोक लेता है, उससे क्या लगता है कि तुम यहाँ पर रुक सकते हो थोड़ी देर के लिए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो बंदा वहाँ पर रुक जाता और सभी के सभी लोग वहां से चले जाते हैं बाकी के। तभी वो बंदा उससे कहने लगता है कि मुझे पता है कि मेरी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेकार रही थी, तो क्या मुझे आप इस कंपनी से निकालने वाले हो? तभी एमसी उससे कहने लगता है कि रिलैक्स हो जाओ गाइस, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं निकालने वाला, मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे साथ गलती क्या है, तुम कहाँ पर गलत कर रहे हो। ये बंदा काफी ज्यादा सीरियस होता है, चिल्लाते उससे कहने लगता है कि मैं रियली में वाकई में सेल्स की जॉब करना चाहता हूँ और मैं वाकई में अपने वर्क को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हूँ, लेकिन इसको सेल्स करते हुए मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि मैं दूसरों को पागल बना रहा हूँ और बेवकूफ बना रहा हूँ। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तभी रेड हेयर वाला बंदा उससे कहने लगता है कि समाउ जब किसी वर्क समय पर मैंने जब अंकल जी को इंश्योरेंस बेचते हुए देखा था तब वो कुछ ज्यादा ही बेनिफिट बता देते हैं जितना है भी नहीं है, और मसनरी उस बात पर रियलिटी को भरोसा भी कर लेते हैं। और दूसरी तरफ बात करें योमी के बारे में, तो जब वो इंश्योरेंस सेल करती है तो वो अपनी क्यूटनेस का इस्तेमाल करती है ताकि वो मसनरीज के ज्यादा नजदीक जा सके, और वो कभी भी उनके बेनिफिट इंश्योरेंस के जो होने वाले हैं उनकी प्रायोरिटी को ज्यादा नहीं लेते। लेकिन जब मैं इंश्योरेंस को जाता हूँ सेल करने के लिए तब मैं उनके बेनिफिट के बारे में उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो कभी भी मेरी बात को लिसन करने के लिए तैयार ही नहीं होते सुनने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूएहान और यूमी वाकई में स्कैम आर्टिस्ट हैं, लेकिन उन सभी के सभी मर्सनरीज को इस तरीके से फेस करना ये मुझसे नहीं हो पा रहा। मैं इंश्योरेंस के अलावा उनसे क्या ही बात करूंगा? शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही हॉनेस्ट हूँ और सच्चाई के अलावा उन पर कुछ नहीं बोला जाता, ये जॉब मुझे सूट नहीं करती। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे क्या लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात सुनने के बाद वो बंदा भी काफी सरप्राइज हो जाता है और उन्हें बताने लगता है कि जो हमारा इंश्योरेंस है वो कोई फेक प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि मैं भले ही वो दोनों के दोनों अपने तरीके से अपने इंश्योरेंस को बेचने में लगे हुए हैं, लेकिन तुम डेफिनेटली देख सकते हो
कि वे लोगों को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। तुम ऐसा उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तुमने बस अपना सेल्स करने का जो तरीका है खुद का, वो नहीं ढूंढा है। ये बात सुनने के बाद वो बंदा काफी सरप्राइज होता है और इससे कहने लगता है कि मेरा खुद का सेल्स करने का तरीका। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और वे दोनों को दोनों सड़क पर घूमने लगते हैं, जिसको देखकर वो सरप्राइज हो जाता है। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि ये जो प्लेस है वो मर्सनरी गिल्ड के काफी ज्यादा नजदीक है और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है। क्या तुम्हें वो ओल्ड लेडी दिखाई दे रही है? तभी बंदा कहने लगता है कि हाँ दिख रही है। तभी एमसी कहने लगता है कि मैं उस बंदे को इंश्योरेंस सेल करने वाला हूँ। ये बात सुनने के बाद हमारा वो रेड हेयर वाला बंदा काफी सरप्राइज हो जाता है। अब तुम मुझे ध्यान से देखो, ठीक है? आखिरकार अगर तुम एक हॉनेस्ट बंदे बनते हो, सिंसियरली किसी पर्सन को इंश्योरेंस सेल करते हो, तो वो किस तरीके से खरीदता है और काफी जोश में आ जाता है एमसी। तभी हमारा एमसी उस ग्रैंड माँ को अप्रोच करते हो, उससे कहने लगता है कि एक्सक्यूज मी, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है? मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तभी ग्रैंड माँ उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम क्या पूछना चाहते हो बच्चे? तभी एमसी उससे क्या लगता है, क्या तुम्हारा बेटा मर्सनरी है? तब वो ग्रैंड माँ उससे कहने लगती है कि जी हाँ, मेरा बेटा एक अभी इस वक्त मिशन पर गया हुआ है, तो क्या इसके बारे में? तभी हमारा एमसी उसे इंश्योरेंस के बारे में बताने लगता है और किस तरीके से उसे प्रॉफिट होगा और क्या लगता है, क्या ऐसे खरीद खरीदना चाहोगी? ये बात सुनने के बाद ग्रैंड माँ उससे कहने लगता है कि आखिर ये इंश्योरेंस क्या चीज है? तभी एमसी उसे एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगता है कि अगर तुम इसे खरीद लेते हो, अगर तुम्हारे बेटे को चोट लग जाती है तो तुम्हें इसके बदले में पैसे मिलेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही उसकी चोट की बात आती है तो वो ग्रैंड माँ कहती है आँख शैतान बन जाती है और उससे क्या लगती है, क्या तुम मुझ पर यहाँ पर कर्ज करने में लगे हो? मेरा बेटा कभी भी चोट नहीं लगती है, वो कभी बिना एक्सीडेंट के घर पर हमेशा लौट कर आता है और वो किसी तरीके से चोट खाकर यहाँ पर आ भी जाता है तो वो कभी भी इस तरीके के पैसे का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ। तुम जल्दी से यहाँ पर निकल लो पहली फुर्सत में। और हमारे एमसी को मार पड़ जाती है और हमारा एमसी कहने लगता है कि मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। और ये बंदा जब सब कुछ होते हुए देखता है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। तभी हमारा एमसी से रोकता है और उससे कहने लगता है कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारा जो बेटा है वो इस तरीके से अपने पैसा कमाने के लिए रिस्क करने में लगा है, वो कोई गलत बात है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि बाई चांस अगर तुम्हारे बेटे को कुछ हो जाता है तो तुम्हें कम से कम पीछे तो नहीं रहना पड़ेगा। और एक मर्सनरी होने के बाद इस बहुत ज्यादा आसान होता है कि कभी भी तुम्हें चोट लग सकती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पहले आकर इस कॉन्ट्रैक्ट को तो पढ़ लो। अगर तुम्हारे बेटे को चोट लग जाती है और तुम्हें उसको मेडिकल फीस के लिए पैसे पे करने की जरूरत करी तो मैं तुम्हें कर्ज नहीं करने में लगा हूँ। बाई चांस अगर हो जाए कि तेरे बेटे को चोट लग जाती है और बिना किसी चिंता के तुम यहाँ पर अपने मेडिकल फी को पे कर सकते हो अगर इस इंश्योरेंस को ले लेते हो तो। ये बात सुनने के बाद वो दादी उससे कहने लगती है कि क्या तुमने कभी मर्सनरी की तरह काम किया? एमसी उससे क्या लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है अपने क्लाइंट्स को जिंदगी को जीने के लिए। मैंने कुछ वक्त के लिए मर्सनरी के तौर पर काम भी किया था। जब मर्सनरी फाइट करते हैं तो वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता। लेकिन कोई मर्सनरी को डिस्ट्रैक्ट करना काफी ज्यादा गलत होता है और वो हमेशा उनके दिल में और उनके दिमाग में एक ही बात चलती रहती है कि अगर उन्हें चोट लग गई तो उनकी फैमिलीज के बारे में क्या होगा। लेकिन दादी अम्मा, अगर तुम इस इंश्योरेंस को खरीद लेती हो तो हम लोग आपका जो बेटा है वो फाइनली अपनी बैटल पर बिना किसी परेशानी के फोकस कर पाएगा और उसे चोट लगने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तभी वो दादी थोड़ा सा सोचती है और वहीं पर रोना चालू कर देती है और उससे कहने लगती है कि मेरा जो बेटा है वो वाकई में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है पूरी की पूरी जिंदगी भर और जब भी वो घर पर वापस आता है तो उसे चोट लग जाती है लेकिन वो हमेशा उसे छुपा कर रखता है। मैं जब भी उसे देखती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है इस बात के लिए। भले ही मैं इसको वहां पर नहीं रोक सकती किसी मर्सनरी बनने के लिए, लेकिन कम से कम उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं तुम्हारा इंश्योरेंस खरीद लेती हूँ। तभी एमसी से क्या लगता है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी कोशिश है तुम आकर सीधे जाकर मुझसे पूछ सकती हो कभी भी। और तभी वो दादी अम्मा से क्या लगती है, अगर हम लोग तुम्हारे पास आते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारी किस्मत वाकई में बहुत ज्यादा खराब है। और तभी एमसी भी काफी सरप्राइज होता है और उससे क्या लगता है कि हमारा जो गैस है वो उम्मीद करते हैं कि हम लोग नहीं मिले तो बेटर है। खैर ये तो सब बकवास थी और अपना इंश्योरेंस प्लान सेल करने के बाद हमारा एमसी और वो लल्लू वहां से निकल पड़ते हैं। तभी हमारा एमसी समझाता है और उससे लगता है कि अब तुम्हें समझ में आया कि आखिरकार तुम्हें किस तरीके से अपने इंश्योरेंस को सेल करना है। तुम्हें खुद का तरीका ढूंढना होगा। एक्चुअली में देखा जाए तो योमी की तरह इंश्योरेंस सेल करना लोगों के लिए काफी ज्यादा हार्ड होता है और होगा ही, क्योंकि ज्यादातर जितने भी लोग होते हैं वो अपना जो फोकस है वो प्रोडक्ट पर करते हैं जिसे वो सेल करने के बाद सेल करने वाले हैं। तो इसका जो की पॉइंट है तुम्हें बस ये है कि तुम्हें अपने प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा होना चाहिए। अगर तुम कस्टमर की तरह सोचोगे और उनको अंडरस्टैंड करोगे, समझोगे कि आखिरकार वो प्रोडक्ट क्यों खरीदे, तो वो अगर तुम उन्हें फिर इस तरीके से तुम समझाने में उसे कामयाब रहोगे और तुम अच्छे से अपना प्रोडक्ट बेच पाओगे। ये बात सुनने के बाद वो बंदा कहीं जोश में आ जाता है और उससे क्या लगता है कि मैं समझ चुका हूँ कि आखिरकार मुझे क्या करना है। बॉस मुझे माफ कर देना, इससे पहले मैंने आपसे कहा था कि हमारा जितना भी प्रोडक्ट है वो काफी ज्यादा फ्रॉड है, तो इसलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा इस बात के लिए। तभी हमसे उससे क्या लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि आखिरकार ये क्या चीज है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि जो इंश्योरेंस मैंने प्रोडक्ट बनाया है वो दूसरों की फैमिली को शांत रखता है और उनकी मदद करता है बुरे समय में। और क्योंकि हम जिस दुनिया में मौजूद है उस दुनिया में कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता कि आखिरकार वो हमेशा सुरक्षित है। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे ही ले लो भाई, मैं तो वैसे ही प्रीवियस वर्ल्ड में बस जेली खाकर मर गया था भाई, इतनी बेइज्जती हुई थी ना, ऐसे क्या ही बोलूं, मुझे खुद बुरा लग रहा था। और जब मैं इस वर्ल्ड में आया तो मैं नियरली वापस से ऑलमोस्ट मर ही गया था। ये दुनिया तो मेरे प्रीवियस वर्ल्ड से भी काफी ज्यादा खतरनाक और डेंजरस। और तभी 2 दिन गुजर जाते और तभी वापस से रिपोर्ट आती है और हमारा एमसी सभी के सामने खड़ा होकर उससे क्या लगता है कि हमारा सेकंड वीक यहाँ से स्टार्ट होता है, तो सभी के सभी लोग रेडी हो ना।
और वो तीनों के तीनों कतई जोश में भर जाते हैं और उनका इंश्योरेंस बेचने का जो प्लान है वो स्टार्ट होता है। सेकंड वीक के दौरान जो तीनों के तीनों लोग उन्होंने ज्यादातर इंश्योरेंस को सेल किया, यहाँ तक कि हमारा जो हॉट ब्लडेड बंदा है उसने भी योमी के इतने बराबर वॉल्यूम को कैच करने में कामयाब रहा। तभी हमारा एमसी वहां पर सोच सोच कर कह रहा होता है, बैठ बैठ सोच रहा था और कह रहा होता है कि हमारा जो पहला प्लान था वो कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है हमारे सेकंड प्लान स्टार्ट करने की। और हमारी जो मंथली इंश्योरेंस सेल्स है वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जाने लगी थी और कई से लोगों को उतना सेल्स बेचने के बाद 100 से ज्यादा प्लान बेच गए थे टोटल मिला के देखा जाए तो। लेकिन भले ही यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग थे जो क्लेम करने के लिए यहाँ पर आने थे जिससे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कम होना हो गया था, लेकिन हमें प्रॉफिट तो फिर भी हो रहा था। और हमने इस पहले मंथ में पूरी की पूरी कॉस्ट को डिडक्ट करने के बाद हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन रहा वो टोटल मिलाकर 2000 गोल्ड कॉइन रहा। ऑफ सी बात है कि ये तो अभी शुरुआत है और मैंने अपने प्रीवियस वर्क से ये सीख लिया है कि जो किस तरीके से तुम्हें यहाँ पर एंड और रेगुलर पेड करने पड़ेंगे टैक्सेस को, ताकि तुम मर्चेंट एसोसिएशन के जितने भी रूल्स हैं तुम उसे ना तोड़ दो। और ऑफ कोर्स ये बात है कि तुम अगर टैक्स दे रहे हो तो तुम्हें स्मॉल गिफ्ट तो देने ही पड़ेंगे लोगों को। और हमने इस तरीके से अपनी कंपनी को और भी एक्सपेंड करने के लिए जारी रखा और भी लोगों को हायर करना जारी रखा। यहाँ पर अंकल जी की प्रोसेस थी, मतलब एचआर है, यहाँ पर वो हायर करते हैं दूसरे नए लोगों को। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमने अपनी गवर्निंग बॉडी के साथ भी अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाने की कोशिश की, ताकि हम लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा डाटा को कलेक्ट कर सके और वो लोग साकिब बस हॉल के पास चले जाते और अपने पैसे पे दम पर उन्हें बढ़िया सा सपना दिखाने के बाद उन्हें कतई पढ़ा लिया जाता है और वो हमारे काम आते हैं बाद में। एक बार हमने उन्हें वो प्रोवाइड करवा दिया जो असली में वो लोग चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पर सारा का सारा डेटा वैसे ही मिल गया बिना कुछ किए हुए कि कितनी डेथ और कितनी इंजरीज हुआ करती थी पूरी की पूरी सिटी रिकॉर्ड के हिसाब से। और मैं इस डेटा का इस्तेमाल कर अपने नेक्स्ट प्लान के बारे में सोच सकता हूँ और अपना सारा का सारा फोकस मर्सनरी गिल्ड से हटाकर मतलब लगा सकता हूँ और अपने सारे के सारे वर्कर्स वहाँ पर काम करते रहेंगे और अपना नया प्लान है जो किस तरीके इन्वेस्ट किया जाए कहाँ पर इन पैसे को, ताकि और ज्यादा बढ़ा सके और अपने जो कंपनी है उसे और ज्यादा बड़ा कर सके, ताकि अब सिर्फ मर्सनरी गिल्ड से छोड़कर पूरी सिटी को कवर कर सके हम लोग। फिर उसके बाद हमारा जो नया बैच है वो घर घर जाकर इंश्योरेंस सेल करेगा। भले ही हमारा जो रेगुलर बंदा होता है वो इतने ज्यादा डेंजरस का सामना नहीं करता है मर्सनरी, लेकिन उन्हें फिर भी किसी न किसी तरीके कोई बैकअप प्लान की जरूरत तो पड़ेगी उनके फैमिली मेंबर्स के लिए। और हमारा जो एम्प्लॉय काउंट था वो धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा बढ़ते रहा और हमारी कंपनी भी धीरे धीरे बड़ी होती रहेगी, यहाँ तक कि हमारे जो काम करने वाले कर्मचारी है वो 100 से ज्यादा निकल गए। और अंकल जी अभी भी एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं और वो ऑफिस को संभालते हैं अपने दम। और हमारा जो हॉट ब्लडेड बंदा है वो यहाँ पर सभी के सभी नए बंदों को ट्रेनिंग देता है जितने भी न्यू हायर्स होते हैं, और योमी को असिस्टेंट के तौर पर वहाँ पर रखा गया है ताकि वो सभी का ध्यान इधर खींच सके। और इसी तरीके से समय गुजरता रहा और हमें यहाँ पर आधी साल हो जाती है वर्क करते करते। और जैसे जैसे हमारा समय यहाँ पर आ चुका है मैंने ऑलमोस्ट 24,000 गोल्ड अर्न कर लिया है। भले हम यहाँ पर इतना ज्यादा पैसे नहीं कमाने में लगे हुए हैं जितना हम फेंगलू डिलीवरी सर्विस के हिसाब से बनाया करते थे, लेकिन मुझे लगता है कि हम इस तरीके से चलते रहे तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला। और अल्टरनेट वर्ल्ड में अगर हम लोग इंश्योरेंस कंपनी चलाते वहाँ पर हाई रिस्क रहते, लेकिन अब हमारे पास इनफ पीपुल है अप्रोप्रिएट टर्म के साथ, तो हमारी जो गारंटेड है पैसा बनाना, तो हम लोग पैसा कमाएंगे और खूब अमीर होंगे। अब जबकि यहाँ पर जितने भी मर्चेंट है वो लोग इंश्योरेंस के बारे में नहीं जानते हैं, तो मेरे सामने कोई भी कंपटीशन करने वाला नहीं है। इस पूरी की पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अपन का ही धंधा चल रहा है और कोई भी अपन को परेशान नहीं करेगा यहाँ पर। और अचानक से कुछ स्पेसिफिक रीजन के कारण कोई मर्चेंट एसोसिएशन का बंदा हमसे पंगा नहीं लेना चाहता, और मैं इस बात के लिए ज्यादा पैसा तो नहीं करूंगा, घमंड करूँ। अब समय आ चुका है कि मैंने जितने भी फंड्स यहाँ पर इकट्ठे किए हुए हैं उनका इस्तेमाल करूँ और किस तरीके से इससे और भी ज्यादा पैसे बनाऊं। अगर मैं इस पैसे का इस्तेमाल, इस गोल्ड कॉइन का इस्तेमाल लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट में इस्तेमाल कर लेता हूं तो मैं और भी ज्यादा पैसे कमा सकता हूं, शायद मैं इस दुनिया को भी बदल सकता हूं। तभी कोई नॉक नॉक करता है उसके दरवाजे को और हमारा एमसीसी अंदर आने की परमिशन देता, और हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि हमारी क्यूट सी लिटिल एल्फ होती है, जिसको देखने के बाद एमसी उससे कहने लगता है ये क्या हो, जहाँ पर वो लिटिल एल्फ उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें कुछ देने के लिए आई। और जब एमसी देखता है तो वो काफी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो रिजिग्नेशन का लेटर होता है, जिसको देखने के बाद भाई हम भी शौक हो गए, भाई हमारी एल्फ चली जाएगी तो मजा कैसे आएगा। तभी वो एल्फ उससे कहने लगता है कि मुझे अपने विलेज में शादी के लिए वापस जाना होगा। ये बात सुनने के बाद एमसी भी कतई शौक होता है और उसका मुंह फटा फटा रह जाता है और कहने लगता है कि मैरिज, वाकई में, सच में तुम आखिरकार ये सब क्या बकवास करने में लगी हुई है। तभी वो कहने लगती है एल्फ मुझे माफ कर देना, लेकिन ये मेरी ट्राइब से जो ऑर्डर आया हुआ है, और तो और हमारे ट्राइब में ऐसा कहा जाता है कि हमें अपनी ट्राइब में ही किसी के साथ शादी करनी पड़ेगी, और मेरा जो विलेज है वो नॉर्थ में फॉरेस्ट की साइड फेंगलू के वहाँ पर मौजूद है। वो इतना ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन हम सभी के सभी एल्फ वहाँ पर कई सारे 100 ईयर्स से रहते आ रहे हैं। और जब मेरा वहाँ पर जन्म हुआ था, भले ही मैं उस वक्त बहुत ज्यादा यंग थी, लेकिन उस वक्त मैं हमेशा क्लमसी रहकर आई हूँ और मैं किसी के भी काम को करने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं। तो सभी के सभी लोग मुझे मोक करते हैं, सभी के सभी लोग मेरे को बेवकूफ कहते हैं, पागल कहते हैं, किसी काम का नहीं कहते हैं, नालायक कहते हैं वगैरह वगैरह। जहाँ पर उनके पेरेंट्स ने डांटा भी था और उससे कहा था कि जरा देखो कि तुम्हारे आसपास के जितने भी बच्चे हैं वो कितने ज्यादा स्मार्ट काम करने वाले, तुम तो कुछ ही काम के नहीं हो, नल्ली हो नल्ली। और जैसे जैसे समय बीतता रहा और जैसे जैसे मैं बड़ी होती रही वैसे वैसे वहाँ के जितने भी एडल्ट्स हैं उन्हें भी मैं बिल्कुल भी रास नहीं आने लगे और वो मुझे बिल्कुल नालायक समझने लगे। तो इसलिए मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा और मैंने उस गांव को छोड़ दिया। वहाँ भले ही मैंने कॉन्स्टेंटली वहाँ पर कई सारी मिस्टेक की, लेकिन मैंने फेंगलू में काम करना जारी रखा और किसी तरीके से वहाँ पर सर्वाइव करने में मैं कामयाब रही।
और इसी तरीके से वहाँ पर मैं आपसे मिली जाने के अपने बॉस से और 2 साल के वर्क के दौरान मैं वाकई में बहुत ज्यादा खुश थी और मुझे यहाँ पर काम कर भी बहुत ज्यादा खुशी मिली और मैंने कई सारी गलतियां भी की है यहाँ पर, लेकिन तुमने एक भी बार मुझे नहीं डांटा है, बल्कि मैं आपने मुझे पेशेंस रखने के लिए कहा है कि किस तरीके से तुम्हें अपना वर्क करना चाहिए। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे क्या लगता है कि तुम अगर मैं तुम पर चिल्लाता हूँ तो ये प्रॉब्लम को थोड़ी ना फिक्स कर देगा। तुम बेसिकली देखा जाए तो मिस्टेक जानबूझकर थोड़ी ना करती हो, ये तो बस तुम्हारी ट्रू कैपेबिलिटीज को पहचानने का एक तरीका है कि आखिरकार तुम किस चीज में अच्छी हो। बंदे को उसी में काम करना चाहिए जिसमें तुम अच्छे हो, जिसमें अच्छे नहीं हो और इसमें मन नहीं है तो उसे करने का मतलब भी नहीं बनता। तभी लिटिल एल्फ उससे क्या लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आज मैं यहाँ पर फ्यूचर है ना उसे होप से भरा हुआ मैं देख सकती हूँ पूरा का पूरा, लेकिन मेरी जो लोकेशन है वो एक्सपोर्ट हो चुकी है रिसेंटली में। तभी वो 3 दिन पहले की बात बताती है कि जब वो मार्केट में घूमने में लगी हुई तभी किसी ने उसे पहचान लिया और वो कोई और नहीं बल्कि मैं हमारे इस लिटिल एल्फ की मॉम होती है, बिग एल्फ। और उससे कहने लगती है उसकी मॉम, मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया। और उसकी मॉम उससे कहने लगती है कि तुम फाइनली शादी की उम्र तक पहुंच चुकी, अब तुम्हें घर वापस जल्द से जल्द चलना होगा और तुम्हारा जो मैरिज पार्टनर है हमने ऑलरेडी वो डिसाइड कर लिया है। ये बात सुनने के बाद वो एल्फ चिल्लाती है, उससे कहने लगती है कि मैं वाकई में ऐसा नहीं करना चाहती। जहाँ पर कहती है कि अगर मैं वहाँ पर चली जाती हूँ वापस और शादी कर लेती तो मुझे यहाँ पर आने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलने वाला। मेरी यहाँ पर एक नई जिंदगी है, मैं कभी भी वापस नहीं जाने वाली। ये बात सुनने के बाद उसकी मॉम शॉक हो जाती है और उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम ये सब क्या करने में लगी हुई है। जहाँ पर उसकी मॉम कहती है ये हमारे ट्राइब के रूल्स हैं, क्या तुम वाकई में अपनी खुद की फैमिली को धोखा गद्दारी करने वाली हो उससे। ये बात सुनने के बाद वो लड़की उससे कहने लगती है, यानी कि हमारी लिटिल एल्फ जो रूल्स थे वो पहले तो ये इस तरीके के रूल्स एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए थे और उन दोनों के बीच में वहां पर बहस होने चालू लग जाती है। लेकिन उसकी मॉम उसे फोर्स करती है तो हमारी लिटिल एल्फ उसको धमकाते उससे कहने लगती है कि मैं नहीं जाने वाली। जहाँ पर उसकी मॉम उल्टा से धमकाते और उससे कहने लगती है कि तुम इस चीज से बिल्कुल भी नहीं भाग सकती हो। अब जबकि मुझे तुम्हारी लोकेशन के बारे में पता चल चुका है तो मैं 2 दिन के बाद तुम्हारे रिलेटिव तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आएंगे, तो तुम इसके बारे में सोचना ही मत कुछ। और इतना कहने के बाद उसकी मॉम चली जाती है। ये देखने के बाद वो एल्फ काफी उदास होते हैं, उससे कहने लगती है कि मॉम आप ऐसा नहीं कर सकती हो। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे हमारी लिटिल एल्फ एमसी को बताते हुए कह रही होती है कि जो बेसिकली देखा जाए तो सारी सिचुएशन इस जैसी है, क्योंकि जो वुड एल्फ होती हैं वो सोसाइटी में हमेशा पैट्रिचल रहे उनकी सोसाइटी और हमेशा उनकी बात माननी पड़ती है और वहाँ पर जो लड़कियां हैं उनको ज्यादा काम नहीं करने दिया जाता, तो जैसा वो कहते हैं वैसा हमें करना पड़ता है। और तो और हम जो एल्फ हैं वो दूसरी ट्राइब से जाकर शादी नहीं कर सकते और दूसरी स्पीसीज से भी नहीं कर सकते हैं। ये कहते कहते हमारी लिटिल एल्फ काफी ज्यादा शर्माने में लगी हुई होती है और वो पूछने लगती है कि बॉस जी अब हम मुझे क्या करना चाहिए। तभी हमारा एमसी थोड़ा बहुत सोचता है और सोचने के बाद वो हमारी लिटिल एल्फ से कहने लगता है, क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि तुम वहाँ पर वापस नहीं जाना चाहती हो। तभी लिटिल एल्फ उससे कहने लगता है कि ऑफ कोर्स मेरी जो लाइफ है वो मेरी यहाँ पर अभी भी तो स्टार्ट हुई है अच्छी होना, यहाँ पर अभी भी ऐसा बहुत ज्यादा समय बचा हुआ है कि मैं अपनी लाइफ को और भी बेटर बनाना चाहती हूँ, तो मैं इस तरीके से अपने फ्यूचर को बर्बाद क्यों करोगे तुम खुद ही बताऊंगे। अगर मुझे थोड़ा बहुत और टाइम मिल जाता है तो मैं अपनी वर्थ को प्रूव कर दिखा सकती हूँ सबको। अगर मैं अपने ट्राइब मेंबर्स के मुकाबले में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती हूँ तो वो कभी भी मुझ पर हुक्म नहीं जमा पाएंगे और ना ही मुझसे कुछ कह पाएंगे। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है ना तो तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी ट्राइब को कन्विंस करने में तुम्हारी मदद करूंगा। ये बात सुनने के बाद ये काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम उन्हें कन्विंस करोगे। जहाँ पर वो कह रहा होता है कि मैं कुछ अर्न करने के लिए नेक्स्ट वीक वैसे ही बाहर जाने में लगा हुआ हूँ, तो इसलिए मैंने सारा का सारा जितना भी काम है वो अंकल को हैंड ऑफ कर दिया, तो मुझे लिया को एज वेल मुझे हायर भी करना पड़ेगा। तो हम अपन तीनों की तीनों तुम्हारे गाँव में चलेंगे जहाँ पर वुड एल्फ्स रहती है उस फॉरेस्ट में। ये बात सुनने के बाद वो एल्फ काफी तो खुश हो जाती है और मन में सोचते हुए कहने लगती है कि मेरे बॉस मेरे बारे में कितनी ज्यादा केयर करते हैं और उसका धन्यवाद कहने लगते हैं। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, यही चीज है ना, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और मन में सोचते हुए दूसरी तरफ कहने में लगा होता है कि शायद इस इंसिडेंट के सहारे मैं इस बात का गारंटी दे सकता हूँ लिए काम करते हैं वो इस बात को जान जाए कि जब मेरी जो कंपनी है उसमें तुम अपना फ्यूचर अपने हाथों से लिखते हो, कोई भी तुम्हारे फ्यूचर को कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे ना। उसके बाद में तीनों के तीनों निकल पड़ते हैं अपने एक नए सफर पर। यहाँ पर हमारा एमसी उस लियो एल्फ से पूछता है कि तुम्हारा जो फैमिली के पेरेंट्स हैं वो वाकई में तुम्हारी शादी करना चाहते हैं और तुम्हारे पेरेंट्स किससे शादी करना चाहते हैं तुम्हारी। तभी अपनी क्यूट सी लिटिल एल्फ उससे कहने लगती है कि जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी तो हम एक साथ खेला करते थे और वो एक्सपीरियंस मेरा इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं था। उस बंदे का नाम टैग है और वो हमेशा से वॉयलेंट रहा है और कॉन्स्टेंटली रेगुलर हमेशा लोगों को बुली करता रहता है और इस बंदे को अपने बारे में ब्रेक करना या फिर बड़ाई करना बहुत फेंकना बहुत ज्यादा पसंद है और लंबी लंबी फेंकता है और ये एक नंबर का गाली भी नहीं दे सकता यार। आपने क्या ही बोलो यार, जितना बोलो उतना खराब है और सभी के सभी लोग इसलिए इस बंदे को अवॉइड करते हैं। और बात करें इसके सिंगिंग स्किल की तो ये बिल्कुल जियान की तरह है, अगर जिसने डोरेमोन देखा होगा तो उसे पता ही होगा, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद एमसी कतई शॉक हो जाता है और सरप्राइज में मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये किस तरह का कोई फेक इडियट है जो कि दूसरी दुनिया से आया हुआ है क्या। तभी लिटिल एल्फ बताने लगती है कि वो सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मुझे एक प्ले बॉय भी है जिसे देखो हर लड़की को छेड़ता रहता है, हर
दिन एक डिफरेंट लड़की को छेड़ता है। ये कभी भी इस तरीके से अपनी खुद की गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ पाई इस बंदे ने अभी तक। ये बात सुनने के बाद मिस लेहा उससे कहने लगती है, अगर इस तरह की कोई पर्सनैलिटी है तो आखिरकार तुम्हारे जो पेरेंट्स है वो तुम्हारी शादी इस बंदे से क्यों करवा रहे हैं। ये बात सुनने के बाद हमारी लिटिल एल्फो भी काफी सरप्राइज होती है और उससे कहने लगती है, मे भी शायद ये ऐसे पॉसिबल इसलिए पॉसिबल होने में लगा हुआ है क्योंकि इस पूरे के पूरे विलेज में सिर्फ अकेला ऐसा यही बंदा है जिसकी अभी तक शादी नहीं है और इस तरीके से सिचुएशन ये हो चुकी है। ये बात सुनने के बाद मिस लेहा उससे कहने लगती है कि ये वाकई में इस तरीके के जो अरेंजमेंट करने में लगे हुए कुछ ज्यादा नहीं हो गया, जहाँ पर तुम अपना पार्टनर खुद अपने मन से नहीं चुन सकते। कि कितना ज्यादा सैड वाली बात है, मानना तो पड़ेगा। मैंने भी यही सोचा था कि मैं अपना सच्चा प्यार ढूंढ लूंगी, लेकिन मुझे ये फैक्ट तो पता ही नहीं चला कि वो सोशली बहुत ज्यादा ऑकवर्ड है और गुड फॉर नथिंग एक नंबर का लूजर है। जब ये इस तरीके से कहती है तो हमारा एमसी उसमें थोड़ा इंटरेस्ट दिखाता है और उसे सीरियसली पूछने लगता है, क्या तुम कभी रिलेशनशिप में रही हो। ये बात सुनने के बाद मिस लिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो हमारे एमसी को मुंह पकड़कर चिल्लाते हुए उससे कहने लगती है कि तो क्या हुआ अगर मैं रही हूँ तो, अगर मेरी क्या रिलेशनशिप नहीं हो सकती क्या। ये बात देखने के बाद इतना दुखता है हमारे एमसी को तो वो कहने लगता है कि ये बहुत दुख रहा है यार। और तभी मिस लिया उससे कहने लगती है कि अगर तुम्हारे पास इतना ज्यादा समय है दूसरे की जिंदगी में झांकने का तो आखिरकार तुम इतने ज्यादा क्लूलियस कैसे हो सकते हो जब तुम किस प्यार के मैटर में पड़ते हो। तो तुम ना एक नंबर के बेवकूफ हो जो दूसरों की फीलिंग को भी नहीं पता लगा सकते। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि तुम मुझ पे इस तरीके से लुक डाउन मत करो, मैं अभी एक रिलेशनशिप में रह चुका हूँ। ये बात सुनने के बाद मिस लिया उससे कहने लगते कि ओह ऐसी बात है क्या, और क्यों नहीं बताते मुझे इसके बारे में। ये बात सुनने के बाद हमारी लिटिल क्यूटी एल्फ भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो जाती है इस बात को जानने के लिए। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि जब मैं बहुत ज्यादा जवान हुआ करता था, बहुत ज्यादा छोटा था ही में, तो मैं कॉन्स्टेंटली बिजनेस में हमेशा बिजी रहा करता था, मुझे प्यार के चक्कर में पढ़ने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला। जब वो इस तरह की कहानी सुनाता तो मिस लिया कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद कर और सीधे पॉइंट पे आ। और तभी एमसी अपने बारे में बताता है और कहने लगता है कि जब मैं एक बार सक्सेसफुल बन गया तो कई सारी लड़कियां मेरे पीछे भागने लगी, लेकिन मैंने उन सभी लड़कियों में से उन लड़कियों को नहीं चुना कि ऐसे रैंडमली किसी को उठा लो, बल्कि मैंने इस लड़की को चुना जो कि मेरे सपनों की रानी थी और मैंने बहुत ज्यादा अनवेवरिंग एफर्ट लगाए थे उसको हासिल करने के लिए और फाइनली मैं उसके दिल को जीतने में कामयाब रहा। और इतना ही नहीं बल्कि मैं एक बार तो हम लोग म्यूजियम में पकड़े भी गए थे जब हम लोग डेट पर गए थे और कई सारे रिपोर्टर्स ने हमें चारों तरफ से घेर लिया और पिक्चर लेने लगे, क्योंकि जो आइडियल्स हैं वो सपोज नहीं करते रिलेशनशिप, मतलब उनकी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा रहता है कि वो रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। तो हमारा जो लव है और जो हमारी रिलेशनशिप है उसे एंड करना पड़ा। लेकिन मैं उस लड़की के बारे में अभी भी सोचता हूँ, अगर भगवान ने मुझे एक और मौका दिया उसे हासिल करने का तो मैं वाकई में उसे बताना चाहूंगा कि आखिरकार मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। ये बात सुनने के बाद मिस लिया उससे कहने लगते कि आखिरकार ये आइडियल कौन होते हैं। ये बात सुनने के बाद हमसे कहीं सरप्राइज हो जाता है। तभी मिस लिया उससे कहने लगती है कि जब हम लोग पहले मिले थे तब तुम स्क्रीनिंग किड थे, वो भी बहुत ज्यादा गरीब परिवार से और एक गरीब विलेज से। तो आखिरकार तुम ऐसा क्यों लग रहे हो जैसे कि तुमने ये अभी जो इवेंट है वो रिसेंटली में एक्टिवेट किए हुए हो। ये बात सुनने के बाद एमसी कहीं पसीने छूट जाते हैं और मन में सोचते हुए लगता है कि शिट मैंने एक्सीडेंटली में अदर वर्ल्ड की पूरी कहानी से सुना दी। ये बात सुनने के बाद लिया उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है और उससे कहने लगती है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है। और इस बात को जानने के लिए हमारी क्यूट सी लिटिल एल्फ भी काफी इंटरेस्ट दिखाती है और उससे कहने लगती है कि तो बिल्कुल सही का बिल्कुल सही इसने, मैंने भी इस बारे में बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया इतने सालों से कि तुमने कुछ ऐसा किया है, तो आखिरकार हुआ तो हुआ कब ये सब। तभी एमसी घबराते हुए उससे कहने लगता है कि मैं सच सच बताऊं तो मैं कभी भी रिलेशनशिप में नहीं रहा, मैंने बस सारी कहानी बनाई। ये बात सुनने के बाद मिस लिया को कहीं गुस्सा आ जाती है और वो हमारे एमसी को बिना साबुन के धोना चालू कर देती है। ये देख कहते हैं उसे कि तुम वाकई में मेरा मजाक उड़ाने में लगे हुए हो, तुम मेरा पक्का मजाक उड़ाती है तो अभी जात का पैदा मार। और हमारी क्यूट लिटिल एल्फ वहां से बचने के लिए निकल लेती है और मन में सोचते हुए कहने लगती है कि तुमने मेरी चिंता करवाई, मुझे वाकई में बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाया, ले भाई अब तू झेले से। तभी अचानक से हमारी एल्फ सामने देखकर किसी चीज को बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और उन्हें बताने लगते हैं कि हम ऑलमोस्ट उस विलेज में पहुंच चुके हैं। इस बात को सुनने के बाद एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब एमसी को मारनी खानी पड़ेगी ना, और उनसे पूछने लगता है कि ये वाकई में वुड एल्फ का फॉरेस्ट का एंट्रेंस है। और जब वे लोग वहाँ पहुंच जाते हैं तो दरवाजा खुलता है तो सभी के सभी लोग हमारी इस लिटिल क्यूट एल्फ को देखने के बाद शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि जरा देखो जो ल्यूई है वो फाइनली वापस आ चुकी है, मैंने सुना है कि इसकी शादी होने वाली वो भी टैग के साथ, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ लौंडे तो ये भी कह रहे होते हैं। तभी वहां पर एक नमूना आता है और कहने लगता है कि देखो देखो कौन आया है, क्या ये मेरी फियांसे नहीं है। इसे देखने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि ये जो लिटिल एल्फ है वो एमसी को बताती है कि ये बंदा टैग है। एमसी उसे देखता है तो क्या लगता है कि अच्छा ये बनी ना, इसको देखकर ही शकल पर लिखा हुआ है कि ये एकदम का कमीना इंसान है, इसको देखकर ही मेरे को गुस्सा आने लगती है। ये बात सुनने के बाद टैग काफी तो खुश हो जाता है और उससे क्या लगता है कि मेरे रास्ते हट जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरे को अपनी फियांसे को देखने दो। लेकिन उस टैग की नजर हमारी मिस ल्यूई पर चली जाती है और उससे कहने लगती है कि ये जरा इस लेडी को देखो कितनी ज्यादा प्रिटी है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तुम मेरी फियांसे हो। ये बात सुनने के बाद हमारी इस मिस ल्यूई को काफी गुस्सा आ जाती है और उससे क्या लगती है कि तुम्हारी आंखें वगैरह खराब हो गई हैं क्या तुम देख नहीं सकते कि एल्फ और एक इंसान में कितना डिफरेंस होता है। तभी वो टैग हमारी लिटिल एल्फ को देखता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार अंत में आकर ये लड़की मेरी वुमन बनी गई और मैं अपनी वुमन को ज्यादा पसंद करता हूँ। और जैसे ही वो अपना जो टैग हमारी लिटिल एल्फ पर हाथ बढ़ाने लगता है तो हमारा एमसी बीच में आकर उस टैग का हाथ पकड़ लेता है ताकि वो अपना हाथ हमारी क्यूट सी एल्फ पर न डाल पाए और उससे कहने लगता है कि जिस मोमेंट पर तुमने अपोजिट सेक्स के बंदे को देखा और तुम उसे टच करना चाहते हो वो भी इतनी गंदी नजरों से, हवसी साला, लगता है कि तुम जिंदगी पर सिंगल रहने वाले हो। टैग ये बात सुनने के बाद उससे गुस्सा आ जाती है तो वो कहने लगता है कि आखिरकार बे तू कौन है
और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीच में इस तरीके से बोलने की। एमसी उससे क्या लगता है कि मैं लुई का बॉस हूँ और मैं यहाँ पर उसके साथ आया हुआ हूँ ताकि मैं उनसे बात कर सकूँ। ये बात सुनने के बाद उस बंदे को गुस्सा आ जाती है और क्या लगता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो आखिरकार देखते हैं कि आखिरकार मेरी लियू को तुमसे दूर करने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। और वो सीधे हमारे एमसी को पंच मारने लगता है और कहने लगता है कोई भी मेरी मैरिज को, मेरी शादी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, तेरी जात का पैदा मारता हूँ। और जैसे ये बंदा पंच मारने वाला होता है तभी अचानक से उसका पंच किसी शील्ड में लग जाता है जिससे कि उसके हाथ में जोर से चोट लग जाती है और दिखाया जाता है कि एक मुक्का आता है सीधे जाकर उसको लगता है और टैग वाला बंदा दूर जाकर गिरता है और वो मिस ली होती है उसे मारने वाली और उसे धमकाती है, उससे कहने लगती है कि तुम कभी भी मेरे बॉस को या फिर इस बंदे को छूने के बारे में सोचना ही मत, नहीं तेरी बोटी बोटी करके कुत्तों खिला दूंगा, खिला दूंगी। ये बात सुनने के बाद टैग वहां पर रोने लगता है और रोते रोते कहने लगता है कि मम्मी मम्मी इसने मार दिया, रुक तेरे बाप ने बाप को बताता है, रुक तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे पीटने की। रोते रोते उसके दोस्त उसे खड़ा करने के लिए आते हैं तभी टैग उससे कहने लगता है कि तुम एक ह्यूमन हो, तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारे विलेज के लोगों पर इस तरीके से अटैक करने की, और मैं इस मैटर को इतनी आसानी से खत्म नहीं होने दे सकता। और जैसे वो अपने स्वॉर्ड निकलवाता है, अपने वेपन निकलवाता है, तो वहां पर हमारी मिस लियू भी अपने स्वॉर्ड निकालकर उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो, और वे दोनों के दोनों स्वॉर्ड और एरो से हमारी मिस लियू पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन लियू को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो मैजिक का इस्तेमाल कर उनके लियू उसके एरो को नलीफाई कर देती है और उसकी स्वॉर्ड को अपनी स्वॉर्ड से रोकती है और एक एक मारती है और उसके दोनों बंदे को दूर फेंक देती है। ये देखने के बाद टैग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और काफी घबराने लगता है, क्योंकि जब मिस लियू ये अपनी तलवार लेकर उसकी गर्दन पर रख देती है और तभी मिस लियू उससे कहने लगती है कि तुम अगर हिलने की हिम्मत ही मत करना वरना तेरी गर्दन तेरे धड़ से अलग हो जाएगी। और जब हमारा एमसी सब देखता है तो वो उससे कहने लगता है कि तुमने तो यहाँ पर म्यूजिक मैजिक का भी इस्तेमाल नहीं किया था, मैं तो एक पल के लिए ये बात भूल ही गया था कि तुम एक्चुअली में कास्टर हो, क्योंकि तुमने आज तक कभी मैजिक इस्तेमाल ही नहीं किया मेरे सामने। ये बात सुनने के बाद मिस लियू से कहने लगते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग आर्चर्स होते हैं वो अपने बाव का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन स्ट्रॉन्ग कास्टर फाइट करते हैं क्लोज रेंज में। ये कोई कॉमन सेंस वाली बात नहीं है क्या, बेवकूफ कहीं का। तभी वहां पर उस गांव का लीडर आता है और सभी को रोक लेता है। इसको देखने के बाद टैग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और एमसी उसको देखकर कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, अब तुम यहाँ पर आराम कर सकती हो। इसलिए कहने लगता है कि अच्छा ठीक है। तभी एमसी एक पाउच निकालता है, उससे कहने लगता है कि आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा चीफ, मैं लियू का बॉस हूँ और ये ग्रीटिंग गिफ्ट है मेरी तरफ से आपके लिए, और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा पूरे के पूरे का, क्योंकि आपने लियू ने हमारी कंपनी में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है। और तभी वो चीफ उसका आइटम अपने सिक्योरिटी गार्ड से लेने के लिए बोल देता है। तभी इसका सिक्योरिटी गार्ड आता है, उस पाउच को लेकर अपने चीफ को दिखाने लगता है, जिसको देखकर एमसी उससे कहने लगता है ओह चीफ, हमारी कंपनी में लियू बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम करने में लगी हुई है, अगर पॉसिबल हो तो हम चाहेंगे कि इस तरीके से लियू वहाँ पर काम करती रहे। ये बात सुनने के बाद चीफ उससे कहने लगता है कि आखिरकार इससे मेरा क्या लेने देना, हमारा क्या लेने देना, हमारे रूल्स के अनुसार ट्राइब के जो लियू है हमारे ट्राइब में से किसी के साथ उसकी शादी होना पक्की है। अब जबकि यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है तो तुम्हें इस तरीके से यहाँ पर परेशान करने की जरूरत नहीं है और हमारे इस विलेज को छोड़कर तुम चले जाओ, इस लड़की को भी यहीं पे छोड़ जाओ। ये बात सुनने के बाद लियू वहाँ पर हमारी जो लियू ये जानने की हमारी लिटिल एल्फ वो क्यूट सी वहाँ पर रोने लगती है और काफी तो शौक होती है, और हमारा एमसी भी इस बात को जानने के बाद तभी एमसी ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो रास्ता होगा ना चीफ। तभी चीफ उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे एक और बार कहने वाला हूँ कि यहाँ पर हमारी लियू के लिए इस तरीके से ऑब्स्टिकल क्रिएट करना बंद करो, जरा इसके चेहरे की तरफ देखो, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि ये कोई अच्छी वर्कर है। इस बात को सुनने के बाद हमारी क्यूट सी लिटिल एल्फ लियू वहाँ पर रोना चालू कर देती है फूट फूट कर, जिसे देखकर एमसी भी काफी शौक होता है। तभी उसकी मॉम उसके पास आती है और उससे कहने लगती है कि लियू हमेशा बचपन से लेकर आज तक क्लमसी रही है और कभी भी कुछ भी काम ठीक से नहीं करती है, हमेशा चीजों को तोड़ती रहती है। और तो और इतना ही नहीं बल्कि मैंने सिटी में ये भी सुना है कि जिस वर्कशॉप पर ये एक एल्केमिस्ट के शॉप पर काम करने में लगी हुई थी इससे पहले, वहां पर उसने इतनी ज्यादा गलतियां की थी, इतनी गलती की थी कि शॉप ओनर ने इसका लात मारकर बाहर निकाल दिया था। ये मजाक से लात तो नहीं मारी पर वैसे बाहर निकाल दिया। ये बात सुनने के बाद ये दोनों के दोनों काफी ज्यादा शौक होते हैं। उसकी मॉम रुकती नहीं और उससे कहने लगती है कि सिर्फ इतना ही नहीं, इसने इतने समय से तेरे साथ काम करने में लगी हुई है, मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर तुम्हारे साथ अच्छे तरीके से काम भी कर पा रही होगी अभी तक, और तुम्हारे साथ काम करके अचानक से तुम कह रहे हो कि इसके अंदर कुछ गुड क्वालिटीज आ गई हैं, बचपन से लेकर आज तक इसने अच्छा काम नहीं किया और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे साथ अच्छा काम कर रही हो। वाह बेटे वाह, मौज कर दी तूने। तभी वहाँ का चीफ बीच में बोलता और कहने लगता है कि हमारी वुड एल्फ ट्राइब की वुडन ट्राइब की जितनी भी एल्फ वुमन होती हैं वह वर्क के लिए सुटेबल है ही नहीं, और वो एवरेज पर्सन के मुकाबले में लियू मुकाबला कंपेयर नहीं कर सकती। ये बात सुनने के बाद टैगो से कहने लगता है कि तुम वर्क नहीं कर सकती हो, तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही है क्या, और आखिरकार मुझे क्लमसी वुमेन बहुत ज्यादा पसंद है। ये बात सुनने के बाद हमारी मिस लियू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है लिया को, लेकिन हमारा एमसी यहाँ पर हार नहीं मानता और वो हमारी लिटिल एल्फ को साथ देता है और उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन लियू एग्जैक्टली आप जिस क्लेम कर रहे हो उसके अपोजिट में, क्योंकि मैं जानता हूँ इसका जो वर्क है वो आउटस्टैंडिंग है। जब मैं अपने एक्सप्रेस डिलीवरी कंपनी को चलाने में लगा हुआ था तब लियू ने वहां पर सभी के सभी डिलीवरी ऑस्ट्रिच थे, उनकी ट्रेनिंग और उनका हेल्थ का ख्याल उसने अकेले ने रखा था और कभी भी किसी भी ऑस्ट्रिच को कोई भी तरीके कोई भी परेशानी खड़ी नहीं हुई। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं अब लियू मेरी बहुत ज्यादा वैल्यूड सेक्रेटरी है और मेरा हर काम मानती है और सब कुछ परफेक्टली ऑर्गेनाइज भी कर देती है। आज तक इसने एक गलती भी नहीं की मेरे साथ। ये बात सच है कि वो उसने पास्ट में काफी ज्यादा गलती की है, लेकिन इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्यूचर में भी गलती करती रहेगी, क्योंकि वो मेथड ही गलत थी इसे सब
सब कुछ बदलने का। जब इसने मेथड बदल दी तो इसकी गलतियां भी बदल गई। तो बस काम करने का तरीका पहचानना चाहिए कि तुम क्या कर सकते हो। ऑफ कोर्स सीधी सी बात है कि जो कंट्रीब्यूशन के साथ आता है उसका रिवॉर्ड, और जो गोल्ड कॉइन मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं वो ल्यू की सैलरी के हैं। मुझे पता है कि ये इस वक्त बहुत ज्यादा स्मॉल पोर्शन है इसकी सैलरी से, जितना वादा किया था उससे, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ और मैं ये बात जानता हूँ कि आखिरकार गोल्ड की वैल्यू कितनी होती है। कि मैं सही कर रहा हूँ? और जब वो गोल्ड कॉइन देखता है चीफ तो वो थोड़ी तरह सोचने लगता है, और तभी हमारा एमसी उनको रोकता है और उससे कहने लगता है कि एक बात मैं आपसे बताना चाहूंगा, मैं आपके इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रहा हूँ, मैं डिसएग्री हो रहा हूँ कि आप वुमन को काम करने से रोकते हो। मैंने काफी ज्यादा बिजनेस प्रैक्टिस की है, काफी बिजनेस खोले, और वहाँ पर जो फीमेल एल्फ्स हैं वहाँ पर कई सारी वैरायटी की ट्राइब्स होती हैं। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पर कई डिफरेंस होते हैं ह्यूमन और एल्फ के बीच में। अगर आप अभी भी नहीं मानते हो कि फीमेल्स वर्क नहीं कर सकती हैं, तो मैं अपने कंपनी की सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यूएबल और मोस्ट हार्ड वर्किंग फीमेल के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये हमारी कंपनी की मोस्ट वैल्यूएबल असिस्ट है, जिसने 1 मंथ के अंदर अंदर बहुत अच्छा काम किया। और ऐसी बात है कि कोई भी किसी बंदे का जो जेंडर है वो ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आखिरकार उसकी एबिलिटी किस तरीके की है, वो काम आती है या नहीं आती। तभी ये चीज थोड़ा सोचता है, सोचते सोचते उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें इस बार एक्सेप्शन कर देता हूँ, थोड़ा छोड़ देता हूँ और ल्यू को तुम्हें प्रूव करने का एक मौका देता हूँ। ये बात सुनने के बाद वो दोनों के दोनों कतई खुश हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि रियली में ये तो वाकई में बहुत ग्रेट। तभी वो चीफ उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें 1 साल देना चाहूंगा, अगर तुम 1 साल के अंदर अंदर इस बात को प्रूव कर देते हो तो मैं इसकी मैरिज शादी नहीं करूंगा इस बंदे से। और तभी ल्यू की मदर से बोल लगता है कि ल्यू की मदर तुम इसके बारे में क्या सोचती हो, और उसकी मदर भी इस बात से एग्री हो जाती है। तभी ल्यू उससे कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद चीफ मॉम, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं डेफिनेटली यहाँ पर सक्सेस होंगी, और मैं जो आप दिखा रहे हो होप मुझ पर, मैं उसको कभी भी बिट्रे नहीं करूंगी, धोखा नहीं दूंगी। ये बात सुनने के बाद हमारा चीफ उससे कहने लगता है कि ल्यू तुम अब यहाँ पर तुम पर डिपेंड करता है कि तुम आगे क्या करोगी। और चीफ टैक्स से कहने लगता है कि तुमने सुन लिया ना, मुझे इस टाइम के दौरान तुम इसकी लाइफ में कभी भी इंटरफेयर नहीं करने वाले, और बेचारे टैग को मानना भी पड़ता है। तभी चीफ उससे कहने लगता है कि ल्यू अब जबकि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा समय बाद यहाँ पर आ चुकी हो अपने घर में, तो आखिरकार तुम अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेती कुछ दिनों के लिए। और ये बात सुनने के बाद तीनों के तीनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी चीफ उससे कहने लगता है कि तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पर एक बढ़िया सी जगह। जब हमारा एमसी उस गाँव को देखता है तो काफी खुश होता है और उससे कहने लगता है कि वाओ, यहाँ का जो डिफरेंस है एनवायरमेंट का, जो वुडन एल्फ का और ह्यूमंस के विलेज का, वो पूरी तरीके से डिफरेंट है। तभी चीफ उससे कहने लगता है कि एक्चुअली में जो वुड एल्फ होती है जो इस विलेज के, वो दरअसल ह्यूमंस ने इनको ये इस नाम दिया है, बल्कि में हमारा जो एक्चुअल नाम है हमारे विलेज का उसे इक्विंग वाइन्स के नाम से जाना जाता है। ये बात सुनने के बाद एमसी सरप्राइज हो जाए और क्या लगता है कि इक्विंग वाइन्स ये क्या चीज है। तभी लिटिल एल्फ उसे बताने लगते हैं कि जो इक्विंग वाइन्स है वो हमारा प्लांट है, एक स्पेसिफिक, जो सिर्फ और सिर्फ इस फॉरेस्ट में ही उगता है। ये बात जानने के बाद एमसी काफी सरप्राइज हो जाता है, जहाँ पर हमारी एल्फ उसे एक्सप्लेन करती है और उससे कहने लगती है कि सभी के सभी हमारे इस विलेज में उस प्लांट को कैरी करते हैं अपने साथ, जबकि उन प्लांट का इस्तेमाल हम लोग साउंड इधर से उधर पहुंचाने के लिए कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, और ये जो फ्लावर है, जो प्लांट है, वो हमारे काफी ज्यादा काम आता है। ये बात सुनने के बाद एमसी के दिमाग की बत्ती जल जाती है और हमारी ल्यू को जोर से पकड़ता है और उससे कहने लगता है कि ल्यू क्या तुम मुझे वो प्लांट्स दिखा सकती हो अभी की अभी। ये बात सुनने के बाद ल्यू भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है ये। तभी वे चीफ हमारे एमसी को और मिस लेहा को वहां पर उस प्लांट के पास ले जाता है और उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि ये है हमारे इको एक बीन्स। और एमसी जो देखने के बाद काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और क्या लगता है कि वाओ, ये तो डेफिनेटली वाकई में डिफरेंट है रेगुलर बीन्स के मुकाबले में। और तभी एमसी चीफ से कहने लगता है कि आखिरकार ये जो बीन्स है तुम इसे यूज कैसे करते हो। ये बात सुनने के बाद हमारा जो चीफ है वो सबसे पहले उनमें से एक वीन तोड़ता है और उसके बाद अपने मैजिक का कुछ इस्तेमाल करने लगता है और उससे एक वीन उसे देता है एमसी को और एक खुद के पास रखता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हें इसे अपने कान के पास रखना है। और एमसी कहता है अच्छा ठीक है रखता हूँ। तभी वो चीफ दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है और दूर से उस वीन के उस फ्लावर की तरफ बोलता है और कहने लगता है कि तुम मुझे सुन सकते हो, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। ये बात जानकर एमसी काफी खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है कि हाँ मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, थोड़ा नमक कम है। तभी वो बताने लगता है कि जो वीन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आधे साल के लिए जिंदा रह सकते हैं, एक बार इन्हें पिकअप कर लिया जाता है उसके बाद, और इस समय के दौरान हम इनका इस्तेमाल करते हैं साउंड को इधर से उधर पहुंचाने के लिए। जब तक तुम यहाँ पर बेसिक पेयरिंग मैजिक का इस्तेमाल करते हो तो तुम इन्हें कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बात सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी चीफ कहने लगता है कि लेकिन इसका जो डिस्टेंस है बात करने के लिए वो लिमिटेड है, वो सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर्स तक है, जिसे सिर्फ और सिर्फ हम सिर्फ हंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि अच्छा अब समझ आ रहा है मुझको। ये बात सुनने के बाद मिस लिया बीच में आती है और उससे कहने लगती है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, क्योंकि हम मैजिक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, वो काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ता है और ये तो भाई बहुत ज्यादा सस्ती पड़ जाती है माना के मुकाबले में। इसकी इस तरीके की एक्सपीरियंस सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि लेकिन जो अभी भी सेल फोन से बहुत ज्यादा दूर है। तभी मिस लिया उससे पूछ लगती है कि सेल फोन ये क्या चीज है, और एमसी के मुंह से फिर से गलत सी चीज निकल जाती है और वो घबराते उसके पूछने छुट जाते हैं और कहने लगते कि ओह मैं कुछ नहीं करा, भूल जाओ मैंने जो भी कहा तुमसे। तभी मिस लिया उससे कहने लगती कि मुझे लगता है कि तेरे
दिमाग में कुछ तो आइडिया आया है कि तुम इस वीन का इस्तेमाल करना चाहते हो अपने बिजनेस के लिए और तुम कम्युनिकेशन मैजिक को सरपास करना चाहते हो। मैंने सही कहा? ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि ये बहुत ज्यादा जल्दीबाजी होगी, हम इस बार डिसीजन पे पहुंच जाए। तभी एमसी चीफ से कहता है और उसे एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगता है, हे चीफ, क्या हम यहाँ पर सिलेक्टिव ब्रीडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम इसके वीन्स को चेंज कर सकें? ये बात सुनने के बाद चीफ काफी शॉक हो जाता है। एमसी उसे एक्सप्लेन करता है और उससे कहने लगता है कि मैं वाकई में इन वीन्स को ग्रो करना चाहता हूँ और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक, ताकि हम इसका इस्तेमाल कर सकें। ये बात सुनने के बाद चीफ काफी सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है कि तुम चाहते हो कि इसकी रेंज बढ़ा जाए और सिर्फ हमारे ट्राइब वाले इस चीज वीन को इस्तेमाल करते हैं हंटिंग के लिए, तो हमने कभी भी इस बारे में कभी सोचा ही नहीं है ऐसा कुछ कर सकते हैं हम। तभी सिक्योरिटी गार्ड वाला बंदा आता है, उससे कहने लगता है कि ओ, लेकिन यहाँ पर डीपर पार्ट में अगर जाएंगे इस जंगल के बहुत ज्यादा अंदर, तो हमें यहाँ पर ऐसे वीन्स मिल जाएंगे जो लॉन्ग डिस्टेंस में काम आ सकते हैं हमारे। ये बात सुनकर एमसी वाकई में बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी चीफ उससे कहने लगता है कि ये वाकई में बात सच है, लेकिन वह सभी के सभी वीन्स वाकई में बहुत ज्यादा रेयर हैं। हम उनका इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि ताकि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि हम कुछ कर सके? तभी चीफ उससे कहने लगता है कि यहाँ पर एक ऐसा फैक्ट है कि वो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। अगर तुम सीधे सीधे जाकर थ्योरी तुम्हारी अगर करेक्ट है तो शायद हम कुछ सिलेक्टिव ग्रो कर सकते हैं, उनको बीड करवा के एक साथ, और सेम इफेक्ट के साथ कुछ बीन्स को बना सकते हैं। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो ये है कि आखिरकार हम किस तरीके से मैजिकल तरीके से उसे पेयर करें उन स्पेसिफिक बीन्स को, वो भी एक साथ। ये बात सुनने के बाद एल्फ उससे कहने लगता है कि चीफ उससे कहने लगता है कि हमारे जो एल्फ हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं कॉम्प्लेक्स मैजिक को, हम इतना ज्यादा नहीं समझते हैं, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैजिक को हम नॉर्मल मैजिक तो इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसलिए तुम ये काम हम पर नहीं छोड़ सकते हो। ये बात सुनने के बाद एमसी का ख्याल आता है वो बटरफ्लाई को और कहने लगता है कि हो हाँ, मैं बटरफ्लाई से पूछ सकता हूँ, शायद उसे कोई सीरियस मैजिक पता होगा। लेकिन तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती, उसे याद आता है कि बटरफ्लाई का जो मैजिक है वो इंसानों को हड्डियों में बदल देता है। और ये बात जानकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो एक नेक्रोमेंसर है और वो सभी के सभी बीन्स को किल कर देगी। तभी मिसले उससे कहने लगती है अगर तुम्हें पावरफुल मैजिक की जरूरत है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ इसमें। ये बात सुनकर एमसी खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है रियली में, ये तो वाकई बहुत अच्छी बात होगी। फिर ये बात सुनने के बाद मिस लिया उससे कहने लगते कि तुम कुछ ज्यादा ही परेशानियों को सॉल्व करने के बारे में सोचने में लगे हुए हो, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? हमसे कहने लगता है कि आपके पास एक नया बिजनेस, और कतई डेवल वाली स्माइल मारता है और स्माइल मारते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो हमारा बिजनेस होने वाला है वो एक्सप्रेस डिलीवरी या फिर सेलिंग इंश्योरेंस नहीं होने वाला, बल्कि मैं इस वर्ल्ड की जो वीन्स है मैं यहाँ पर इनसे विंसेंट क्रिएट करने वाला हूँ। भाई टेंसेंट से नाम उठाया गया इस बंदे ने, और मैं इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को बदल के रख दूंगा। और तभी वो अपनी पुरानी मेमोरीज के बारे में बताता है जब इंटरव्यू दे रहा था, जहाँ पर एक इंटरव्यू उससे पूछता है कि तुम्हारा जो सक्सेसफुल है इस जनरेशन में, आपने वो जवानी में सबसे ज्यादा कम उम्र में सक्सेसफुल हासिल कर लिया है, क्या कोई ऐसा बंदा है जिसे आप एडमायर करते हो? तभी एमसी कहने लगता है कि मैं स्टीव जॉब्स को काफी ज्यादा एडमायर करता हूँ। ये बात सुनने के बाद रिपोर्टर उससे पूछते लेकिन क्यों? तभी एमसी उससे कहने लगता है कि इसने ऐसा कहा था कि ऐसे लोग यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं जो कि दुनिया को बदल सकते हैं और मैं भी उन लोगों में बनना चाहता हूँ। और ये सोचते सोचते कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अगर मैं इकोइक वीन का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं इस पूरी की पूरी वर्ल्ड के जो कम्युनिकेशन है उसे पूरी तरीके से इंप्रूव कर दूंगा। मुझे पता है कि जो फेंगली सिटी है वो एडवांस सिटी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कम्युनिकेट करने का सस्ता तरीका नहीं है, अच्छा तरीका नहीं है। और रिच नोबल्स होते हैं, अमीर लोग होते हैं वो, और बिजनेसमैन होते हैं वो हमेशा मैजिक का इस्तेमाल करते हैं मैसेज इधर से उधर पहुंचाने के लिए, बल्कि वो कॉमनर्स को खुद मैसेज लिख कर भेजना पड़ता है पर्सनल में। अगर लैंगफू इस तरीके से है, आई मीन फेंगलू सिटी इस तरीके से, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेशन मेथड है ही नहीं ढंग का। और अगर मैं इस चीज का फायदा उठा लेता हूँ और मैं इन सभी के कॉमनर्स के लिए कम्युनिकेशन मेथड ईजी कर लेता हूँ और क्विकली और सस्ता सा उन्हें प्रोवाइड करवाने में कामयाब रहा, तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बंदा बन जाऊंगा इस वर्ल्ड में। तभी चीफ उससे कहने लगता है कि अब तुमने इकोइक बीन्स को देख लिया है तो मैं तुम्हें वहां पर ले जाता हूँ कि तुम कहाँ पर ठहरने वाले हो। तभी मिसलिया उस स्लाइम को बुलाती है एमसी को और उससे कहने लगती है कि तुम्हारा जो नया प्रोजेक्ट है क्या तुम वाकई में इन बीन्स का इस्तेमाल करने वाले हो और कम्युनिकेशन मैजिक को पूरी तरीके से बदलने वाले हो? ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो मैजिकल कम्युनिकेशन है वो उनके खुद के यूजेज है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है ये जिसे कोई नॉर्मल बंदा इस्तेमाल कर सके, इसलिए मैं एक ऐसी चीज बनाने वाला हूँ जिसे कॉमनर भी इस्तेमाल कर सके। और इस पूरी की पूरी वीन्स को मैं सबसे सस्ता प्रोडक्ट बनाने वाला हूँ कम्युनिकेशन करने के लिए, ताकि कॉमनर भी इसका इस्तेमाल कर सके। ये बात सुनने के बाद मिस लिया काफी सरप्राइज हो जाती है और उससे क्या लगती है कि जो मेथड जो हमारे कम्युनिकेशन करने के लिए कॉमनर भी इस्तेमाल कर सके, इसका क्या वाकई में चीज काम करेगी? ये बात सुनने के बाद एमसी उससे क्या लगता है कि ऑफकोर्स ये काम करने वाली है। आखिरकार हमें दो प्रॉब्लम इसके लिए सॉल्व करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मुझे ये जो वीन से उन्हें ब्रीड करवाना होगा ताकि हम जो हमारा डिस्टेंस प्रॉब्लम है उसे हम सॉल्व कर सके, और उसका जो अमाउंट है जो टाइम है वो भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो 6 मंथ है वो कम है, हमें ज्यादा से ज्यादा यूजर के लिए बढ़ाना पड़ेगा। और अगर हम इसकी रेंज को बढ़ा देते हैं और ज्यादा से ज्यादा दूर तक के लोग इसे इस्तेमाल कर पाएंगे तो हमारे लिए और भी ज्यादा बेटर रहेगा। और सेकंड चीज ये है कि हमें फिक्स करने की इसकी पेयरिंग डिफरेंस इस पैसे के वीन्स को। मेरे प्लान के अनुसार जो हमारा कंज्यूमर है, जो कि यूजर है, वो डिफरेंट बंदों से इसका कॉन्टेक्ट करने वाला है, तो हम ऐसे वीन्स को कंबाइन करवाएंगे, वेट करवाएंगे एक वीन्स को, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक
कम्युनिकेट कर सके। अभी के मुकाबले में जो डिफरेंट तरीके के बीन्स है हम उन्हें पेयर नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग ऐसा करना चाहते हैं, इन्हें ब्रीड करवा कर डिफरेंट तरीके के बीन को भी हम कम्युनिकेट कर सकें। और मैं इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ एक स्किल्ड मेज को हायर करने के बाद, ताकि जो डिफरेंट तरीके के बीन्स हैं हम उनका भी इस्तेमाल कर सके। और अभी तुम ये सब कहने में लगी हो, तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुम एक मेज को जानती हो इस बात के लिए। ये बात सुनने के बाद मिसलिया उससे कहने लगती है कि तुम्हारी जो अभी तुमने जो कहा था उसके अनुसार तुम्हारी जो रिक्वायरमेंट है वो वाकई में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं वाकई में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ उसे कॉन्टेक्ट करने के लिए, लेकिन अगर तुम पेड करते हो ऑफकोर्स सी बात है। ये बात सुनने के बाद एमसी कहने लगता है कि कोई बात नहीं, एक साथ चलते हैं दोनों। सिलेक्टिव रीडिंग की जो प्रोसेस है हमें उस परेशानी को सॉल्व करना चाहिए पहले तो। तभी चीफ उनसे बोलने लगता है कि हे यंग मैन, आखिरकार तुम अभी कहाँ यहाँ पर क्या डिस्कस करने में लगे हुए थे। तभी हमारे दिमाग की बत्ती जलती है एमसी की, और वो उससे कहने लगता है कि हे चीफ, जब तुम यहाँ पर ग्रुप में इसकी जहाँ पर विलेज में इसकी खेती करोगे तो तुम्हारी जो एम्प्लॉय टेक्निक है वो सिलेक्टिव रीड की वो सही है ना। ये बात सुनने के बाद चीफ उससे कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, सारे के सारे विलेज जानते हैं जितने भी लोग हैं कि किस तरीके से इसको सिलेक्टिव बीन्स को उगाया जाता है, बनाया जाता है और ब्रीड किया जाता है। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि ओ ऐसी बात है क्या, अगर ऐसी पॉसिबल है तो हाफ ब्रीड इकोइंग बीन्स के बारे में क्या बात है, तुम्हारा क्या ख्याल है। तभी वो चीफ उससे क्या लगता है कि यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ऐसा करने के लिए। तभी एमसी काफी सरप्राइज से भर जाता है और सीधे जाकर उस विलेज से कहने लगता है कि चीफ विलेज, क्या मैं आपके इस पूरे के पूरे विलेज को खरीद सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद वो विलेज लीडर यानी कि चीफ का तो ही शॉक हो जाता है पूरी तरीके से, और चीफ पूरी तरीके से कंफ्यूज होते हैं। उससे कहने लगता है कि तुम हमें खरीदना चाहते हो, अगर तुम्हें जो अभी कहा है उसका मतलब क्या कहना चाहते हो, तुम करना क्या चाहते हो भाया। ये बात सुनने के बाद जब सभी शॉक हो जाते हैं तो एमसी उन सभी से कहने लगता है कि रिलैक्स गाइस रिलैक्स, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं पूरे के पूरे विलेज को अपने साथ अमीर बनाना चाहता हूँ। अब जबकि इस विलेज में जितने भी लोग रहते हैं वे सभी लोग ये जानते हैं कि किस तरीके से सिलेक्टिव ब्रीड काम करती है, और तुम मेरी मदद कर सकते हो इकोइक बीन्स को ब्रीड करने के लिए जितना मुझे जरूरत है उस हिसाब से। ये बात सुनने के बाद पीछे सिक्योरिटी गार्ड आता है और डायरेक्टली उसे मुंह पर मना कर देता है, और उनसे कहने लगता है कि जो हमारे प्रोटेक्टर है फॉरेस्ट के, वो कभी भी आउटसाइडर को इस तरीके से मेडल करने में, उनके काम में दखल अड़ाने से मंजूरी नहीं देने वाले। ये बात सुनने के बाद वो एल्फ लीडर उससे कहने लगता है कि भले ही हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इंटरेक्शन करने का अदर कल्चर्स के मुकाबले में, लेकिन हम इतना ज्यादा लार्ज ऑपरेशन चलाएंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये थोड़ा कुछ ज्यादा हो गया थोड़ा सा। तभी एमसी उनको समझाता है और उससे क्या लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बस नॉर्मली वैसे ही रहने वाला है जैसा तुम हमेशा क्रॉप को मतलब इकट्ठा करते, तो तुम्हारी जो लाइफ है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली इसका इस्तेमाल करने से। अब जबकि तुम जानते हो कि तुम्हारी जो ब्रीडिंग टेक्निक है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे विलेज को बिलोंग करती है, तो मैं किसी भी बाहर वाले बंदे को तुम्हें मॉनिटर करने के लिए नहीं रखूंगा, ना ही तुमसे ये कहूंगा कि तुम दूसरे बंदे को सिखाओ, और ना ही मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि मैं तुमसे फ्री में काम करवाऊंगा। अगर तुम बीन्स को प्रोड्यूस करते हो जैसा मैं चाहता हूँ उस तरीके से, तो तुम्हारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसे 3 गुना से बढ़ा दूंगा ज्यादा, और इससे तो विलेज का जो ज्यादा इफेक्ट करने नहीं वाला, विलेज से जैसा चलाते हो तुम वैसा अपना गाँव में रह सकते हो, बल्कि मैं तुम्हारी लाइफ की जो क्वालिटी है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगी। क्या ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल रही है उसमें अच्छा नहीं लग रहा क्या। ये बात सुनने के बाद दूसरा बंदा उससे कहने लगता है ख्याल ये देखा जाए तो हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं। तभी विलेज चीफ सोचने लगता है और उससे कहने लगता है खैर इसके बारे में सोचने में बनता तो है, तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुम कितना शेयर करने वाले हो हमारे साथ अगर ऐसी बात है तो। तभी हमारा एमसी ऑफर देता है और कहने लगता है कि पर मंथ 3000 गोल्ड कॉइन। तभी वो चीफ कहने लगता है कि ओनली 3000 गोल्ड कॉइन, लेकिन ये कुछ ज्यादा कम नहीं हो गया। तभी हमारा एमसी 4000 गोल्ड कॉइन करने लगता है, ये देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी एमसी 5000 गोल्ड कॉइन कर देता है और तुरंत वो मान जाता है, चीफ डील कर देता है, और चीफ कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं सभी लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ विलेज में, और वो अच्छे अपने मन से तुम्हारी मदद करेंगे फिर। और यहाँ पर कुछ रेयर इकोइक बीन्स है वो यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ ताकि तुम डीप फॉरेस्ट से उन्हें निकाल कर ले जा सकते हो रिसर्च के लिए, लेकिन तुम बाकी के बीन्स को नहीं टच कर सकते। और हमारा एमसी ये बात सुनने के बाद तुरंत एग्री भी हो जाता है। तभी एमसी कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है ना तो मैं चाहता हूँ चीफ कि आप मुझे अगर हो सके पॉसिबल तो 10,000 मीटर 10,000 मीटर तक की रेंज होने वाली ऐसे कोई इकोइक बीन्स बना के दे दो। अगर तुम ये गोल को अचीव कर लेते हो तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि मैं एडिशनल कंपनसेशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ये बात सुनने के बाद चीफ भी एग्री हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारी टर्म को एक्सेप्टेबल है, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। तभी हमारा एमसी उस मिस लिटिल एल्फ से कहने लगता है कि चीफ मैं वाकई में मैं भी ये आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि इस विलेज में मैं लियू के यहाँ पर छोड़ने वाला हूँ, और सारे के सारे काम की इंचार्ज कोई और नहीं बल्कि मैं ये रहने वाली है। ये सुनने के बाद ये एल्फ काफी तो शॉक हो जाती है लिटिल एल्फ। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि सीधे सीधे दूसरे शब्दों में अगर तुम अपने घर पे काम करते हो तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि तुम इस एरिया को अच्छी तरीके से जानती हो, और दूसरे शब्दों में तुम्हारे पास ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि तुम अपनी एबिलिटीज को दूसरों को दिखा सकती हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि चीफ आप इस पर थोड़ा सा दया दिखाओगे यार। और वो चीफ मान जाता है तुरंत। ये बात सुनने के बाद हमारी लिटिल एल्फ
पाउट मारती है, उससे मतलब क्यूट तरीके से गुस्सा होती है और एमसी से कहने लगती है बॉस कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि तुम हमेशा हमेशा के लिए इस विलेज में मुझे छोड़कर चले जाओगे। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि मुझे वापस से जाना होगा ताकि मैं उस मेज को दूर सकूं जो कि मेरी परेशानियों को सॉल्व कर सके, और ये चीज वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकता हूँ इस मैटर के लिए। और यहाँ पर वो क्यूट लिटिल एफ मान जाती है और तुरंत उससे ओके कह देती है इस बात के लिए। और उस रात को वहाँ पर जो चीफ थे उन्होंने इन सभी के सभी मेंबर्स के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया बंकेट की तैयारी की थी, और जब विलेज वालों को इस मौके के बारे में पता चला कि वह लोग यहाँ पर अमीर हो सकते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। और लियू के जितने भी फ्रेंड थे वो आप लोग ये बात जानते हैं कि किस तरीके से वो इतनी ज्यादा केपेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी उसे लुक डाउन नहीं करेगा और मैं बिना किसी परेशानी के इस विलेज को छोड़कर जा सकता हूँ और अपनी दूसरी परेशानियों से सॉल्व करने के लिए निकल लेता हूँ। और अगले दिन वह सभी लोग वहां से निकल लेते हैं। तभी चीफ उससे कहने लगता है कि गुड बाय यंग मैन, तुम्हें भी गुड लक हो। तभी वो लिटिल एल्फ यानी कि ल्यूई वहां पर उसको बाय बाय करती है और उससे कहने लगती है कि तुमने वाकई में बहुत हार्ड वर्क किया है, हम जल्दी फिर से मिलेंगे। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि ऑफकोर्स हम मिलने वाले हैं, मैं अच्छे रिजल्ट का तुम्हारा इंतजार करूंगा। और उसी दूसरी तरफ मिस लिया भी उससे कहने लगती है कि हम तुमसे बाद में मिलेंगे, और वो दोनों की तरफ जाने लगते हैं। तो मिस लिया उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम क्या एग्जैक्टली करने वाले हो, इनके बीन्स का इस्तेमाल किस तरीके से करने वाले हो। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि जब हम लोग को ये बात पता चली कि जो एल्फ है वो हंटिंग करने के लिए इन बीन्स का इस्तेमाल करती है एक दूसरे से बात करने के लिए, और सभी के सभी लोग उस बात को सोच सकते हैं, तो मतलब बेसिकली देखा जाए तो इसे वॉकी टॉकी है। और एक बात फिर से हमारे एमसी के मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल गए जो कि आउट ऑफ वर्ल्ड है। ये बात सुनने के बाद लिया उससे कहने लगती है कि वॉकी टॉकी ये क्या होता है, तो घबराने लगता है और उससे कहने लगता है कि कुछ भी नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि दूसरे शब्दों में कि हम दूसरे लोगों से बात कर सकते हैं जोर से चिल्लाकर, और सभी लोग उस बात को सुन सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा मैजिक क्रिएट करना चाहता हूँ मैजिकल कम्युनिकेशन की तरह, यहाँ पर तुम सिर्फ और सिर्फ एक बार में एक बंदे से कम्युनिकेट कर सको, ऐसा डिवाइस क्रिएट करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें कोई ऐसा मैजिक पता है जिससे कि इससे मुझे मदद मिल सके। ये बात सुनने के बाद लिया काफी तो सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा कोई मैजिक नहीं आता। तो वो हमारे एमसी से कहने लगती है अगर कोई मैजिकल कम्युनिकेशन जैसा मैजिक तुम ढूंढने में लगी हुई हो, मैजिकल कम्युनिकेशन जो ट्रैकिंग डिवाइस का काम करता है और सिमिलर है बिल्कुल उसी तरीके से तो कुछ दिखता है। तो एमसी से बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि ट्रैकिंग मैजिक आखिर ये कैसे काम करता है। तभी मिस लिया उसे समझाती है और एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगती है कि कास्टर जब क्रिएट करता है एक मार्क को दूसरे पर्सन पर लगाने के लिए या फिर किसी आइटम पर, सिर्फ और सिर्फ वही उसे रिमूव कर सकते हैं। इससे ये अलाउ करता है ये कंडीशन कि जो कास्टर है वो उसकी लोकेशन को देखने में कामयाब रह सकता है और लोकेशन उसकी उस बंदे की या फिर उस आइटम की लोकेशन का पता लगा सकता है बिना किसी परेशानी के। फिर उसके बाद लेकिन अगर तुम साउंड को ट्रांसमिट करना चाहते हो एक जगह से दूसरी जगह, फिर तुम्हें हाई लेवल के स्पेल की जरूरत पड़ेगी। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि मैं इस तरीके की मैजिक को नहीं ढूंढने वाला हूँ, मैं इस तरीके का मैजिक नहीं ढूंढ रहा हूँ। मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ कि एक्चुअली में मुझे किस तरीके की मैजिक चाहिए। लेकिन जैसे वो एक्सप्लेन करने लगता है तो मिस ले उसे बीच में रोक देती है और उससे कहने लगती है जरा एक मिनट रुको जाओ, डट खा जाओ। मुझे इतना कॉम्प्लिकेशन मैजिक तो वैसे भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि जो मैजिकल नॉलेज है मेरी वो लिमिटेड है, तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि तुम क्या कहना चाहते हो उसे समझने में। ये बात सुनने के बाद एमसी भी सरप्राइज हो जाता है और उससे कुछ नहीं किया। और तभी मिस लिया उससे कहने लगती है कि जैसा कि तुम जानते हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक मैजिक नाइट हूँ, तो मैं एक रियल कास्टर में नहीं मानी जा सकती, और मैंने जितना भी मैजिक सीखा है वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्बैक्ट फोकस्ड है, हम सिर्फ फाइट करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं इतने ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं थी इतना ज्यादा मैजिक सीखने में कि मैं इतने ज्यादा लेवल पर पहुंच सकूं। लेकिन मैंने तुमसे अगर वादा किया है इस बारे में तो सीधी सी बात है कि मैं किसी को तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ एक पावरफुल कास्टर से जो कि तुम्हारी मदद कर सकता है। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आखिरकार ये कास्टर है वो मुझे कहाँ मिलेगा। तभी लिहा उससे कहने लगती है कि इस बंदे का नाम फेल है और ये एक हाई लेवल का कास्टर है और टावर ऑफ लाइट में ये बंदा यहाँ पर तुम्हें मिलने वाला है जो कि मैजिक अकेडमी में मौजूद है। ये बात सुनने के बाद एमसी सरप्राइज हो जाता है। तो लिहा उससे कहने लगती है लेकिन जो मैजिक जो अकेडमी है वो ओगा किंगडम के साथ एसोसिएटेड है और वहां तक ट्रेवल करने के लिए हमें कम से कम 3 दिन लगेंगे फैंगलू सिटी से। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि ये जगह तो वाकई में बहुत ज्यादा दूर है, इसे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है हमारे लिए। फिर तो अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी कंपनी में वापस जाना चाहूंगा ताकि मैं वहां पर जाकर कुछ अरेंजमेंट कर सकूं, फिर उसके बाद हम लोग एक साथ मिलकर मैजिक अकेडमी की तरफ बढ़ सकते हैं। ये बात सुनने के बाद लिहा काफी मान जाती है और उससे कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम जैसा कह रहे हो हम वैसा मानने के लिए तैयार है। भले ही तुम मुझे वहां पर अपना फ्रेंड को दिखाने के लिए या फिर मिलवाने के लिए ले जाने में लगी हुई हो, लेकिन मैं अभी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हूँ जानने के लिए कि आखिरकार तुम्हारा फ्रेंड है कौन, और ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मेरी बॉडीगार्ड हो, मेरे साथ चलने में लगी हुई हो। सही कहा ना मैंने। ये बात सुनने के बाद लिहा उससे कहने लगती कि मिस्टर जी वाकई में अच्छे तरीके से जानते हैं कि सोसाइटी किस तरीके से काम करती है, मानना तो पड़ेगा ब्रो। तभी हमारा एमसी भी उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो हमारा मैटर यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है या फिर नेक्स्ट लोकेशन हम यहाँ पर रुकने वाले हैं वो कोई और नहीं बल्कि मैं ओगा किंगडम होने वाली है और हम वहाँ पर जाकर अपने काम को खत्म कर लेंगे। और इसी सरप्राइज के साथ मैं इस एपिसोड की इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ यार कमेंट करके जरूर बताओगे और बताओगे कि आपको ये वीडियो लगी तो लगी कैसी। अगर अच्छी लग रही हो तो अपना फीडबैक दे देना यार ताकि हम आगे चल के और भी एक्सप्लेन कर सकें। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो हमें दिल से वाकई बहुत ज़्यादा चलेगा, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग करोगे और सब्सक्राइब कर दो। हमारा जो सब्सक्रिप्शन का गोल है वो भी कंप्लीट करवा दो, हो सके तो यार थोड़ा तो दया दिखाओ यार। तो आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू एंड साइनिंग आउट।